तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो प्रदूषण पढ़ रहे थे ना हम, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, प्रदूषण प्रदूषण प्रदूषण, सब हमने खत्म कर लिया। एक रहा मृदा प्रदूषण, वो भूगोल में पढ़ाऊंगा, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। जब भूगोल की क्लास लूंगा वहाँ पढ़ूंगा मिट्टी में कैसे पोल्यूशन हो रहा है, एग्रीकल्चर, उसमें मैंने छेड़ा नहीं। अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, अब मैं प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ कि प्लास्टिक का प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। तो प्लास्टिक प्रदूषण, एक और रेडियोधर्मी प्रदूषण, ऐसे ऐसे प्रदूषण तो भी सवाल आते रहते हैं, इसे भी देख लेंगे हम बाद में जाकर। लेकिन जहाँ तक सवाल आया हुआ है ना, तो मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ प्लास्टिक जो हो कितनी कठिनाई पैदा कर रहा है तुम्हारे लिए, और सरकार कौन कौन सी पॉलिसी चली जा रही है। हमारा पढ़ने का तरीका देख लो, पहले होगा क्या। सबसे पहले हम ये समझेंगे, तो टॉपिक का नाम हमारा, जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले, उसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण ही हमारा टॉपिक है, प्लास्टिक पोल्यूशन जिसे कहते हैं। अब जब प्रदूषण की बात आ रही तो बताने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक पोल्यूशन टॉपिक को बाद में पढ़ा करो, उसके सबसे पहले क्वेश्चन देखा करो। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ना, उसके हार्डली 3 या 4 सवाल आने हैं पेपर में, मेंस के अंदर। एक क्वेश्चन आगा प्रदूषण था, एक क्वेश्चन आगा जैव विविधता था, एक आगा जलवायु परिवर्तन था। हार्डली 3-4 क्वेश्चन, ओनली 3 या 4 क्वेश्चन मेंस के अंदर। लेकिन पीटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। अप्रोक्सीमेटली जब से ना जो IFS का पेपर इसके अंदर ऐड हुआ, तब से 25 क्वेश्चन के आसपास पीटी के इसमें आने लगे, स्टार्ट हो गए। 25 क्वेश्चन, 100 में से 25 क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी के आगे। यानी जिसका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी बहुत बेस्ट है ना, उसका सिलेक्शन के चांस बढ़ ही गए। समझ में आ बात है। और इसे इतनी बार रिवीजन करना। दूसरा, टॉपिक को पढ़ते वक्त ना, आज जो भी टॉपिक पढ़ाया उस पर मास्टरी करने ली। मास्टरी करने का मतलब उसका जब तक देखो कौन सा सवाल आया हुआ, चाहे तुमने पढ़ भी रखा हो तब भी उसका सवाल देखो। समझ में आया बात। या उससे क्या होगा, उसकी ना तुम्हें महत्वाकांक्षा समझ में आ गई टॉपिक की, कि टॉपिक कहना क्या चाह रहा। सवाल ही नहीं देखा तुम, 25% जो 25% है ना, 25% मोरलिटी वहीं डाउन हो जाएगी तुम्हारी। तुम्हें समझ में ही नहीं आने का टॉपिक में तो कितना सवाल पूछेगा। अबे मैं प्लास्टिक पोल्यूशन पढ़ाने लग जाऊँ तो 4 दिन पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उसकी आवश्यकता ही क्या, जो तो तुम्हें पर्सन ही नहीं पता लगने का। पर्सन बताएगा किस डायरेक्शन में जाना और कितना जाना। समझ में आया बात है। इसलिए टॉपिक पढ़ रहा, जो भी टॉपिक चल रहा हो उसका घर जाओ और सीधा जाकर सीधा बुक्स में देखो, वो भी मेंस का बुक। पहले ही बोल दिया था मैंने, मेंस का हल बुक मंगवा लो, सोल्यूशन वाला दृष्टि का हो, बढ़िया, मेरे हिसाब से सही हो। मेरे पास भी वही है। मुझे किस उसमें हल अमेजन में मिल जाए, शायद अमेजन में मिल जाओ, अमेजन को उसमें मंगवा लो सर। 25% के आसपास तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे डाउन हो जाएगा अगर क्वेश्चन नहीं देखोगे। क्वेश्चन देखोगे ना तो जो अंदर इंटरनल फैक्टर जो मोटिवेशनल है वो अप जाएगा, और क्वेश्चन पढ़ने में, टॉपिक पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करेंगे कि प्लास्टिक हमारे लिए आज प्रदूषण की कैटेगरी में क्यों चला गया। तो पढ़ने का तरीका क्या है, सबसे पहले जानेंगे जो प्लास्टिक प्रदूषण है ये क्या बोला, कि क्या है। सबसे पहले जानेंगे प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, पढ़ने का तरीका। दूसरे नंबर पर हम समझेंगे प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, और दूसरे नंबर पर हम ये समझेंगे कि जो प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक प्रदूषण तो समझ लेंगे, ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है, प्लास्टिक का मैनेजमेंट हम क्यों कर रहे हैं। सवाल है पहले, प्लास्टिक का मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। प्लास्टिक का मैनेजमेंट करने की, प्लास्टिक है जो प्लास्टिक का मैनेजमेंट, समझते हो, मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करने की क्यों हो सकता, करने की आवश्यकता क्यों। दूसरा, जैसे भी समझ लेंगे ना तो फिर पता लग जाएगा ना किसकी हमें नीड्स क्यों है। जो प्लास्टिक है उसका मैनेजमेंट क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो चुका, वो जानना बहुत जरूरी। तीसरे नंबर पर हम ये जानेंगे यार ये प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक था, प्लास्टिक तो हम पहले बहुत यूज करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसका तत्कालिक इसका मैनेजमेंट करना पड़ गया। और दूसरे नंबर पर फिर सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास करेंगे, भारत के अंदर कौन कौन से प्रयास करेंगे। समझ बात है, जो प्लास्टिक इसके मैनेजमेंट के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से प्रयास करेंगे, सरकार द्वारा किए गए प्रयास किए गए। तीसरे नंबर पर अब जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, उसका मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन सी तकनीक उपयोग हो रही। समझ में आई बात। या जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट उसका प्लास्टिक मैनेजमेंट को उपयोग करने के लिए तकनीक का यूज देखेंगे कि कौन कौन सी तकनीक यूज हो रही।
तकनीक तो यूपीएससी सवाल पूछ ले कि इस प्लास्टिक को कैसे गलाया जाएगा, तुम्हें सुनकर हैरानी होगी। आज वर्तमान समय में जापान के पास ऐसे बैक्टीरिया अगर उन बैक्टीरिया को प्लास्टिक का एक पूरा कमरा प्लास्टिक से भर दिया और उन बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया ना, तो पूरा प्लास्टिक खा जाएंगे। तैयार कर दिया उन्होंने लैब में, ऐसा बैक्टीरिया तैयार कर दिया उन्होंने, प्लास्टिक खा जाएंगे। प्लास्टिक को डिकम्पोस्ट करने के लिए बैक्टीरिया का प्रयोग कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच चुकी है, इसे हम तकनीक भी देखेंगे। और तकनीक तो यूपीएससी बार बार सवाल पूछ रहा है। क्या तुम्हें पता कि जो हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, प्लास्टिक का यूज करके हम ना सड़क बना सकते हैं। यस, सुनने में चिंता लगा, प्लास्टिक का उपयोग करके हम सड़क बना सकते हैं। और वो सड़क ना जो दूसरी प्रकार की हम सड़क बनाते हैं, जो सड़क बनाने का हमारा परंपरागत तरीका, उसकी अपेक्षा वो सड़क ज्यादा किफायती होगी। सबसे बड़ी खास बात ये होगी। दूसरा, उस प्लास्टिक का उपयोग करके ना मीथेन गैस बना सकते हैं। जिस तकनीक का उपयोग करते हैं उसे प्लाज्मा पायरोलाइसिस कहते हैं। और वो यूपीएससी ने 2020-21 में पूछा सवाल में जाकर पेपर में। इस तकनीक का क्या नाम है, इसे तकनीक की भी बात करता हूँ। बात समझ में आई? ठीक। तीसरे नंबर पर हम समझेंगे, तीसरे नंबर पर एक तो तकनीक के बारे में समझेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी के बाद देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण पॉइंट। कुछ खास बातें जानेंगे, समझ में आए बातें। तो इस तरह करके हमारा पढ़ेंगे। अब सबसे पहले खास बात है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है ये क्या बला, जो प्लास्टिक प्रदूषण है क्या है वो, समझ में आए बातें। किसे कहते हैं प्लास्टिक प्रदूषण? आसपास हम दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं, तो वस्तुओं को उपयोग में ना जितनी वस्तुएं उपयोग कर रहे हैं आसपास, तो उनकी ना मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है। प्लास्टिक की मात्रा उसमें लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जब प्लास्टिक की मात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही, जब किसी चीज की अति हो जाने वाली है ना, समझ नहीं बात है, और वही प्लास्टिक है ना दोबारा रिसाइकिल होकर ना हमारे पास नहीं आ रही, वो ना पर्यावरण के अंदर छूट जा रही। और जो छूट जा रही है ना प्लास्टिक, उसे ही हम प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। जो छूट जा रही, जो रिसाइकिल होगा, जो प्लांट में जाकर ना उसको गर्म करने के बाद रिसाइकिल होकर दोबारा हमारे पास नहीं आ रही, बच जा रही, उस बची हुई प्लास्टिक को हम प्लास्टिक प्रदूषण की कैटेगरी में डाउन करते हैं। प्रदूषण क्यों कहा? फिर वो हमारे पर्यावरण को विभिन्न रूप से नुकसान पहुंचा रही। कैसे नुकसान पहुंचा रही, समझ में आई बात? इतने समझ में आया, तो पीछे कुछ नहीं समझ में आया। तो जो प्लास्टिक हमारे वातावरण में बच चुकी है ना, वो हमारे वो प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही। और जो भी चीज हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचागी वही प्रदूषण की कैटेगरी में आएगी। इसलिए जो प्लास्टिक है उसको हम प्लास्टिक प्रदूषण की कैटेगरी में रख दिए हैं। ये बात बताओ, समझ में आया नहीं आया? यानी प्लास्टिक का उपयोग करने के बाद जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो पाती, रिसाइकिल हिंदी में क्या बोल लो, पुनः चक्रित नहीं हो पाती, तो उस प्लास्टिक जो प्लास्टिक हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है, उस प्लास्टिक को हम प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। बात समझ में आई? ये कोई परिभाषा नहीं है, जनरल सामान्य तरीके से परिभाषा, जिसे तुम अपने डेली लाइफ में यूज करके बना सकते हो। जब तुम तैयारी करनी स्टार्ट कर दो तो ना दिमाग में तुम्हारा वैसे डेवलप हो जाए। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो प्लास्टिक प्रदूषण ही प्लास्टिक प्रदूषण की बात, प्लास्टिक प्रदूषण था। अब सवाल है प्लास्टिक प्रदूषण का प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्या हुआ, ये जानते हैं। ये मेन काम है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है, प्लास्टिक का प्रबंधन करने की आवश्यकता, प्लास्टिक का प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है। नंबर फर्स्ट, पहली खास बात, जो प्लास्टिक है ना, जो हमारी फूड चेन है, फूड चेन कैसे कहते हैं, फूड चेन जानते, खाद्य श्रृंखला, जो हमारी खाद्य श्रृंखला। अच्छा, खाद्य श्रृंखला क्या है? मान लो मैंने क्या खाया, मैंने खाना खाया, खाने में क्या खाया, रोटी खाई, ये मैं हूँ, ये सोनू जी, समझ में आया बात है? अपने नाम के सामने जी लिखो है, दूसरों का नाम वही वाली बात होगी, दूसरा कुत्ता कुत्ता, अपना कुत्ता टोमी है। चलो, ये सोनू जी है, इन्होंने खाई रोटी खाई, समझा रहा हूँ खाद्य श्रृंखला क्या हो, क्यों जरूरत है उसकी, आसान भाषा में समझ लो। रोटी खाई, रोटी कहाँ से आई, खेत में से आई, खेत में से आई, अप्रत्यक्ष रूप से खेत में से आई, क्योंकि खेत में क्या था, खेत में से क्या लाए थे, अनाज। रोटी कहीं की बनी, आटे की, आटा कहीं का बना, अनाज का, तो खेत में से क्या निकला था, अनाज। समझ आई बात है? ये अनाज कहाँ हुआ था, खेत के अंदर। कोई दिक्कत है तक, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है तक? चलो,
उसके बाद अब खेत के अंदर जब पौधा उगा था तो ये खेत हमारा, सही बात है, यहां के छोटे छोटे पेड़ उगे होंगे। अब पेड़ बड़ा कैसे होगा, उसके अंदर मिट्टी के अंदर हमने क्या डाला होगा, पानी दिया होगा, पानी दिया होगा। अब पानी पता लगा ये जो पानी था ट्वेल्व का तो पानी दिया नहीं हमने, तो हमने दिया नालों का पानी, जो नालों का आसपास था, पानी भी बच जाएगा, गेहूं भी बड़े हो जाएंगे, दिक्कत थोड़ा ही है। और वो जो पानी है नालों से, जो गाँव का पानी, सोचा ये जोड़ में चला गया, इस पानी को उपयोग करके उसमें डाल दो, उपयोग हो जाएगा, अच्छी बात है, चलो वो तो करना कर दिया उपयोग। अब ये जो पानी यहाँ जोड़ में जो पानी गया था साइड में, इधर साइड में जो पानी गया था, इस पानी के अंदर ना पता क्या चला गया, इस पानी के अंदर तुम बताओ ब्रश कौन करते हैं, सुबह को हम सब ब्रश करते हैं, ऐसा कोई है जो ब्रश नहीं करता, ऐसे समझ में, मतलब जो नहीं करता ना जूता तो मारो समझ में बात है, करना चाहिए, सब करते हैं उपयोग, अच्छी बात है। अध्याय से कौन से, जो फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, फेस वॉश का करते नहीं, तो फिर मुंह धो ले करो ढंग से अच्छे तरह, करना चाहिए, क्यों नहीं करते, साबुन यूज करते हो, शाबाश, जो साबुन यूज करते होंगे, कोलगेट यूज करते हैं ना, समझ में आई बात है, पर्यावरण को वही नुकसान पहुंचा रहे, तुम्हें खुद ही जान का हैरानी होगी, इसके अंदर बड़ी मात्रा में प्लास्टिक उपयोग हो, अभी दिखाने जा रहा हूँ प्लास्टिक, जो कोलगेट तुम उपयोग करो ना, उसके अंदर छोटे छोटे बिंदी से निकल के कोलगेट में दिखाई देवे सडन ऐसा करके टीवी पे करते नहीं क्या, इस तरह करके ऐसा समझ, डबल रेड टूथपेस्ट जड़ से मजबूत, ऐसा कर नहीं करते। तो जो कोलगेट है ना, कोलगेट के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर प्लास्टिक मौजूद हो, प्लास्टिक मौजूद हो, उस प्लास्टिक को माइक्रो बीट्स कहते हैं। यो माइक्रो, यूपीएससी ने 2011 में सवाल पूछ रखा है इस पर कि माइक्रो बीट्स क्या हो, समझ में आई बात। और जो सौंदर्य का फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या हो, बड़ी मात्रा में कास्टिक्स हो, और वो कास्टिक क्या करे, पुरानी सेल है ना उसे तो बाहर निकाल देगा और नई सेल को दिखा देगा, इसीलिए चेहरा चमक जा, समझ में आई बात है, चेहरा चमक जा, और महिलाओं के लिए सबसे फेवरेट हो, पता होनी 3 बार रगड़े की, समझ नहीं बात है, 3 बार, और उसे पता लग जाए कि पड़ोस के यहाँ शादी में जाना ना, तो उसको पता है नहा ली, नहाने के बाद फिर दोबारा फेस वॉश लगा के, फेस वॉश लगाने के बाद फिर दोबारा फेस वॉश लगा के, नहीं देख तो ना, इससे को उठा के लेके चल दे, पता नहीं कितना देखा मैंने, सबका यही हाल हो, पड़ोस के यहाँ खाना खाने जागी ना तो तैयार होकर जागी, लड़का कभी तैयार होकर नहीं जाने का, समझ में आए बात है, सही बात है, पक्का 100% कोई भी महिला हो, किसी लड़की को उठा लो, गारंटी दे रहा हूँ, लिख कर रख लो किसी भी यहाँ शादी में जागी 100% हो ही नहीं सकता शीशा ना देख गई हो। छोड़ो कोई बात नहीं, फेस वॉश भी लगा कर गई थी, लेकिन फेस वॉश तो लगा कर गई थी, उसका जो पानी था वाश बेसन में गिरा था, ऐसा गाँव में तो चलो खस्सी पे बैठ कर मुंह धो लो वो पानी नालियों के माध्यम से ना चुप जाओ, ऐसे छबके से मारे होंगे, वो नालियों के माध्यम से इसमें चला गया, तो इसका मतलब छोटे छोटे जो कण है ना प्लास्टिक के 50 माइक्रोन से भी कम आकार के हैं, बहुत छोटा आकार है उनका, इसलिए माइक्रो 10 की घात माइनस 6 मीटर तभी कम हुए उनका आकार, तो भी यहाँ पानी में चले गए, और वो पानी पता क्या हुआ, वो पानी चला गया मेरे खेत में, ये खेत है मेरा, ये पौधे उग रहे थे, और वो जो पानी जब इसके अंदर चला गया, ये पौधा बड़ा कैसे हुआ, वो उस वाले पानी को पी के बड़ा हुआ है, पता कौन से पानी को, जिसमें तुम कोलगेट कर रहे थे, मुंह धो रहे थे, वो जो प्लास्टिक इस पौधे के अंदर चला गया, बहुत छोटा हो चला गया, इसके अंदर फिर धीरे धीरे गेहूं के दाने भी उगे होंगे, होंगे नहीं होंगे, जब गेहूं के दाने उगे होंगे तो खेत में अनाज भी पैदा हुआ होगा, और तुम्हें तो लग रहा है अनाज बहुत अच्छा होगा, नहीं, अनाज के दाने के अंदर माइक्रो बिट्स मौजूद है, प्लास्टिक मौजूद है, कट्टों में भरा कितना क्विंटल निकला, 8 क्विंटल निकला, 10 क्विंटल निकला, 6 क्विंटल निकला, कट्टों में भरा, घर ले गए, साफ करा, लोगों को नहीं पता क्या हो रहा, नहीं समझ बात या, उन्होंने तो बस नाज साफ करने थे, नाज का ध्यान न किए, मैं फलानी जी के यहाँ जा रही हूँ, समझ सांझ तक आ जाऊंगी, और उन्हें नहीं पता अनाज के अंदर बड़ी मात्रा में माइक्रो बिट्स मौजूद है, छोटे छोटे प्लास्टिक के कण मौजूद है, वे कहाँ से आए, तुम्हारे मुंह में जो मुंह धोकर तुमने फेस वॉश यूज करा था वो वाला, वहां से आए हुए, पहुंच गए हमारे यहाँ, जैसे रोटी में पहुंच गए, उसके बाद क्या करेंगे, चक्की वाले के यहाँ लेके जाओगे, आटा पिसवाओगे, आ जाएगा, आटे के अंदर आ जाएगा, उसके बाद रोटियां बनाओगे, रोटी नहीं चाहिए करे, वो जो कोलगेट था ना सुबह को बैठ कर टिक टिक कर रही थी, टिक 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 अब समझो जो ही कहता वो बता रहा हूँ, रोटी 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 सेक कर सबको घर वालों को बांटती, वही कोलगेट खा रही वही कोलगेट पी, यही तो नहीं बता दूंगा, चुप हो जाओ, बात ना करो, इतनी बताओ, तो रोटी के अंदर बड़ी मात्रा में माइक्रोबिट्स एक प्लास्टिक मौजूद है नहीं। अब बताओ, ये जो सोनू जी है,
ये जो रोटी खा रहे होंगे इन्हीं में तो इन्होंने तो प्लास्टिक जो माइक्रो बीट्स है वो खाया होगा। अब मैं अपना नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ तुम हो, क्योंकि मैं लोकल खाना नहीं खाता हूँ ना। सही बात है, सुन लो। तो यहाँ तुम हो, तो तुमने जो खाना वाना खाया, सही बात है, खाना वाना खाया उसके अंदर बड़ी मात्रा में माइक्रोबीट्स पहुंच चुका, प्लास्टिक पहुंच चुका, नहीं पहुंच चुका। अब बताओ प्लास्टिक, आज जब तुम खाना खाओगे ना बैठ के सारी बातें याद आ गई तुम्हें, चुप हो जाओ। तो इसका ये मतलब हुआ। अब जरा एक बात बताओ, इस खाने तो माइक्रोबीट्स तो तुमने जो खाया खाना खाने के बाद तुम्हारे अंदर प्लास्टिक के कण पहुंचने स्टार्ट हो गए। और ये पता कहाँ पहुंच चुके? वे पहुंच चुके तुम्हारे अमाशय में। और जैसे तुम्हारे अमाशय में पहुंच चुके, हंस रहा है समझ में आया? रोटी के माध्यम से ना तुम्हारे अंदर पहुंच चुका। अब मान लो तुम्हारे अंदर जब प्लास्टिक चला जाएगा ना, तो सबसे पहली समस्या तुम्हारे अंदर पैदा करेगा। अगर अमाशय के अंदर प्लास्टिक चला गया ना, तो अमाशय के अंदर जो HCl बैठा हुआ, वो HCl ना, अमाशय के अंदर तुम्हें पता HCl मौजूद हो, कक्षा 10 में पढ़ाया, वो HCl ना इसका डिकम्पोस्ट कर ही नहीं सकता। यस। और वो जो प्लास्टिक है ना अंदर धीरे धीरे प्लास्टिक इकट्ठा होता रहेगा, और उसके बाद तुम्हें ना भूख लगेगी, लेकिन अमाशय में, लेकिन खाना अंदर नहीं जाने का। जब खाना, क्योंकि प्लास्टिक भरा हुआ अमाशय में, तुम दौरे भी पड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, दौरे भी पड़ सकते हैं तुम, या फिर तुम्हारे शरीर में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज, या पूरे शरीर में कहीं कोशिका ना फूल जाती है, कोशिका उठ जाती है। इसे हम दूसरी भाषा में कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब तुम मर गए, अब तुम गए मर। अब ध्यान से सुना अच्छे तरीके से, क्योंकि तुम्हारे अंदर, तुम जैसे तुम्हारी डेड बॉडी चली गई, उसके अंदर किसके अंदर चली गई डेड बॉडी? तुम्हारी बॉडी चली गई पता किसके अंदर? तुम्हारी बॉडी चली गई चाड़ों में, जागी चाड़ों में जाओगे तुम, शमशान घाट में जाओगे तुम, शमशान में जाओगे। ऐसे बचो कहते नहीं काम तुम शमशान में रख देंगे, शमशान में महिलाएं शमशान घाट में चले गए। तुम्हारी एक जो बोतल सी होगी, वह बोतल सी या कुल्लो सी, इसमें तुम्हारी मिट्टी भर कर लेके जाएंगे। ऐसा करते नहीं रखते हैं? अरे करते नहीं क्या इस तरह कि मिट्टी भर कर लेके जा, अस्थिया, ये गंगाधर, ये इसके अंदर चले जाएंगी, चले गए। जल प्रदूषित होगा, इस जल का उपयोग करके फिर गेहूं उगा रहे। क्या हुआ? यह पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला बन चुकी है हमारी। और जो माइक्रोबीट्स है ना, जिसे हम दूसरी भाषा में प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिक का ही छोटा रूप, वो हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका। ये सबसे पहले बड़ी समस्या, इसीलिए से प्रबंधित करना जरूरी प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका, फूड चेन में आ चुका हो। और जब प्लास्टिक हमारी फूड चेन में आ चुका ना, ये ब्रेकअप तोड़ना उसका जरूरी है। सही बात है, उस प्लास्टिक का हमें ब्रेकअप करवाना ही होगा। किसका ब्रेकअप करवाना होगा? जो हमारी खाद्य श्रृंखला में। ये तो मैंने छोटा सा उदाहरण बताया तुम, समझ नहीं बात क्या? एक उदाहरण, एक गाय देख रहा था मैं, गाय कहते हैं गाय, चलो तुम्हारी तो आई जानवर की खाद्य श्रृंखला में आ गया। वहां प्लास्टिक इतना, प्रशांत महासागर का नाम सुना तुमने? एक वीडियो देख रहा था, उसमें पड़ा हुआ मेरे लैपटॉप में वीडियो। तो उसमें क्या है कि जो मछली ने, एक मछली बहुत बड़ी मछली थी, और जो मछली थी वह, उसके अंदर गारपेज जानते हो? प्लास्टिक, बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक जमा हो चुका कई सौ किलोमीटर के एरिया में, प्रशांत महासागर में। वो सारा प्लास्टिक ना उस मछली ने खा लिया। अब मछली ने जब खा लिया, वो उसके अमाशय में पहुंच गया। अब मछली को दोबारा लग रही भूख, लेकिन पेट तो अंदर तो सारा भरा हुआ प्लास्टिक, और वो तो प्लास्टिक गल नहीं सकता, ये तुम जानते हो। अब मछली को बार बार भूख लग रही, उसका वीडियो बनाया। अब खाने का मन कर रहा, लेकिन कुछ खा नहीं सकती, अंदर तो सब कुछ फूल है। तो मछली तड़पना स्टार्ट कर दी, बहुत बड़ी मछली थी, समझ बात है। फाइनली बाद में जाके पता क्या हुआ, और वो मछली तड़प कर धीरे धीरे किनारे पाई। और उस मछली को ना, जब उस मछली को बाद में गोली मारनी पड़ी, मारने के अलावा कोई चारा ही नहीं आता। वो प्लास्टिक कितनी हमारे लिए ही नहीं, ये तो मनुष्य वाली बात बताई मैंने, जानवरों के लिए भी समस्या पैदा कर रहा। इसलिए क्या कहा था मैंने, तो जो प्लास्टिक प्रदूषण बच चुका, प्लास्टिक है ना, जो प्लास्टिक हमारे वातावरण में बच चुका, वो हमें ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो विभिन्न तरीके तक अलग अलग प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा। समझ में आई बात है? फाइनली बाद में जाकर ना उसको पता करा, किसी ने पता इसके अंदर क्या है, फिर उसको मारा गया, और तो फिर काटा गया, तो उसके अंदर तो कई मात्रा में कई क्विंटल प्लास्टिक निकला। एक छोटा सा उदाहरण। आसपास दूसरा क्या है, आसपास तुम कभी किसी गाय को चलते हुए देखना, गाय थी एक रोड पर थी, मैं जा रहा था उत्तर प्रदेश में, यूपी में, रोड पर गाय चलती रहती है, पन्नी खाई उसने,
पन्नी खा खा के, प्लास्टिक खा कर अपने अंदर पेट भर लिया, तो वहां बाद में जाकर ना उसे भूख लग रही है, और वो गाय ना रोड के बीच में तड़प रही थी, पड़ी हुई रोड पर तड़प रही थी, पड़ी हुई। अब लोग समझ नहीं पा रहे भाई, फिर न्यूज बाद में जाकर बहुत भीड़ होती वहां, सारा मीडिया वही दिखा हुआ था भाई, न्यूज बड़ी न्यूज बनी बाद में जाकर। प्लास्टिक जो बच चुका ना, वो नुकसान पहुंचा रहा पर्यावरण को, हमें ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा, प्रत्यक्ष हमें तो नुकसान पहुंचा ही रहा, कभी कभी तो हम प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचा रहा, नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को नुकसान पहुंचा ही रहा, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें नुकसान पहुंचा ही रहा, हमारे जानवरों को भी नुकसान पहुंचा रहा। इसने हमारी खाद्य श्रृंखला का विनाश करके रख दिया इस प्लास्टिक ने। अब तो उसका मैनेजमेंट जरूरी, बात समझ में आई? ये बात तुम्हारे दिल तो बाज निकल जानी चाहिए। अब तो इसका मैनेजमेंट, इसका प्रबंधन तो करना ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका। अगर ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका ना, तो मनुष्य का जीवन नष्ट कर देगा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2018 के मुताबिक भारत के अंदर ना 2.5 प्रजातियां एक्सटेंट हो चुकी। एक्सटेंट का मतलब पूरी तरह समाप्त हो चुकी, वो आएगी नहीं है पृथ्वी पर, उसका अस्तित्व भी समाप्त हो चुका लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के मुताबिक। गिद्ध का नाम जानते हो? गिद्ध खत्म हो चुका। वो डाइक्लोरोडाइफेनिल दवा उपयोग करी हमने, वो मनुष्य खाते हैं। जितने भी तुम डॉक्टर के यहाँ से दवा लेने जाते हो, अपने डंगरों को देते हो, तुम डंगरों को जो दवाई खिलाई जाती है ना, उसके अंदर डाइक्लोरोडाइफेनिल यूज होता है। डाइफेनिल यूज करके हम डंगरों को दवाई खिलाते हैं, चारा खिलाते हो ना, उसके अंदर आ रहा हो उर्वरकों के माध्यम से। डंगरों को उठाओगे, इनकी बॉडी कहाँ उठाओगे? वहां डालोगे जाकर। गिद्ध की क्या खास बात थी? गिद्ध हमारे पर्यावरण को साफ रखता था। अब क्या हुआ? जो बॉडी ना उसकी, वो वहीं पड़ी हुई चढ़ रही। गिद्ध ने वो बॉडी खाई, खाने के बाद डाइफेनिल उसके अंदर पहुंच चुका। गिद्ध की प्रजाति पूरी तरह समाप्त हो चुकी। बाद में जाकर सरकार को गिद्ध प्रोजेक्ट चलाना पड़ा उसे बचाने के लिए। गिद्ध दिखाई नहीं देगा तुम्हें। ये तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें, हजारों उदाहरण दे सकता हूं। अब गिद्ध अब दिखेगा ही नहीं तुम्हें। कौवा का नाम जानते हो? कौवा क्या खाता? कौवा कीड़े खाता। कीड़े कहां से उठा खाता? नाली में से। नाली में क्या चला गया? दवाई चली गई। क्या हुआ? प्रजाति एक्सटेंट हो चुकी। वो जमाना याद करो जब हम सुबह को ना उठते थे, जैसे सुबह को उठे तो काई कौवे की आवाज आती थी। कहां गई? ऐसा समझ में। अब काई कौवे की आवाज नहीं आती, अब आती है मम्मी पापा की आवाज, चल उठ। भैंस की तरह सो रही है या सो रहा है? समझ में आए बात? या ठीक, तो गाड़ी की आवाज सोच। तो ये मुझे जमाना याद है ना, मैं अपना बता रहा हूँ ना, जो मैंने आभास कर रखा। और बताता हूँ, ये तो छोटा सा उदाहरण है। गिद्ध गया। दूसरा, गुड़सल चली गई। गुड़सल दिखी? गुड़सल तुम्हें एक्सटेंट हो चुकी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर जिसे बोलते हैं, उसकी रेड लिस्ट के अंदर विलुप्त प्रजातियों में डाल दिया गया। उसे विलुप्त प्रजातियों में डाल दिया गया। IUCN की जो रिपोर्ट आती है, जो रेड लिस्ट जारी करी जाती है ना, उसके अंदर एक्सटेंट में समाप्त ही हो चुकी पृथ्वी पर। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 कहती है भारत के अंदर ना पूरी दुनिया का 15% जैव विविधता वाला क्षेत्र। 4 हॉट स्पॉट है भारत के अंदर। एक पश्चिमी घाट हुआ, एक दूसरे नंबर पर श्रीलंका वाला हुआ, तीसरे नंबर पर सुनंदा लैंड हुआ, और चौथे नंबर पर हिमालय हुआ। 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं भारत में। चारों के चार अंदर हॉट स्पॉट के अंदर इतनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, इतनी तो पूरी एशिया में कहीं भी नहीं हुई। यह हाल है भारत का। प्रयास करे जा रहे, हम बताएंगे तुम्हें बाद में जाकर। कारण प्लास्टिक भी एक उसमें कारण बहुत सारे। प्लास्टिक प्रदूषण भी उनमें एक कारण है। समझ में आई बात है? क्यों? क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण है ना, प्लास्टिक वो मनुष्य की खाद्य श्रृंखला में नहीं, वो जो जानवर है ना, जो जानवर उनकी भी फूड चेन में पहुंच चुका हो। दूसरी भाषा में हम खाद्य श्रृंखला ना कहते हुए एक अच्छा वर्ड यूज कर रहा हूँ, खाद्य जाल में प्रवेश कर चुका। खाद्य जाल में कोई इसको, कोई ये खा रहा, कोई वो खा रहा, वो खाद्य जाल हो, कोई कुछ भी खा रहा हो, खाद्य जाल। खाद्य जाल से बड़ा कॉन्सेप्ट हो खाद्य श्रृंखला का। बात समझ में आया? ठीक, अब तो प्रबंधन करना जरूरी होगा। ठीक, दूसरा, ये प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक दूसरा, इससे हानिकारक गैसें निकलती है। क्या निकलती है? जैसे तुम जलाओगे ना सर, तो जलाने के बाद जो प्लास्टिक, तो उसके अंदर खतरनाक गैसें निकलती है, और वे गैसें सीधा वातावरण को प्रदूषित करती है। जहाँ पृथ्वी का तापमान 2000, हमने कहा था कि इस दशक तक हम 2100 तो पहले जो पेरिस जलवायु समझौता था हमने करा 2015 में, उसमें कहा पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना। अरे भाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका। अभी सन 2100 आने वाला है ना, तो उससे तो पहले तो पृथ्वी का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका होगा। जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और वैज्ञानिक अनुमान अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया
तो हो ही नहीं सकता उसके बाद तुम पृथ्वी का तापमान कम कर दो। अगर इतना तापमान हुआ ना तो जिंदगी में तुम कितनी भी तकनीक यूज कर लेना, पृथ्वी का तापमान कम कर ही नहीं सकते। अगर पृथ्वी का तापमान कम नहीं होगा तो तटीय इलाकों में रहने वाले हो हर जगह बाढ़ आ चुकी होगी, चाहे कोई सी भी नीति अपना लेना, सब फ्लॉप हो जाने वाली। समझ नहीं बात? या क्यों? इसका मतलब हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है। इसलिए कहते हैं अगर सरकार के पास मैनेजमेंट नहीं हो तो सरकार विफल होगी, मनुष्य के पास मैनेजमेंट नहीं है मनुष्य विफल होगा, लड़की के पास मैनेजमेंट नहीं है लड़की का फ्यूचर डिक्रीज हो जाएगा, लड़के के पास मैनेजमेंट नहीं है उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैनेजमेंट का तो जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, तो मैनेजमेंट तो जरूरी हुआ, तो इसका मतलब प्रबंधन तो करना ही पड़ेगा। प्रबंधन नहीं करोगे तुम्हारे जो बाबर को लोग गाली देते हैं, समझ में आई बात है। मैनेजमेंट देखा उससे सीखो, उसको पढ़ोगे हिस्ट्री में जाकर तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। चार युद्ध 1626, 27, 28, 29, 4 के 4 जीत के चला गया। मैनेजमेंट, व्हाट इज दिस मैनेजमेंट? क्या था वो? नेपोलियन को लोग पागल बनाते हैं, नेपोलियन की कहानी पढ़ना बैठ के कभी, पता लग जाएगा तुम्हारी आंख खुल जाएगी, पता लग जाएगा मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो यहाँ भी जरूरी है। समस्या कहाँ? समस्या मैनेजमेंट कर ही नहीं पाए। सिंगल यूज प्लास्टिक 2022 1 अप्रैल 2022 तक बैन लगा दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक जानते हो, मोदी सरकार ने अभियान चलाया। सही बात है। दूसरा सबसे बड़ी खास बात है, जिस तरह हमने ये सब चीज हमारे ऊपर निर्भर करती है, हम यूज नहीं करना चाहते। लोग मार्केट ब्लैक में बैठकर ना वो पन्नी बेचते हैं, बैठ कर यार ब्लैक में हाथ के नीचे रख कर पन्नी बेचते हैं, और पुलिस वाले उनसे पैसा लेते हैं। जागरूक ही नहीं है हमें पर्यावरण के प्रति। मैं, मेरा दोस्त, एक दोस्त और 2-4 उनकी गर्लफ्रेंड, हम घूमने चले गए, ज़्यादा दूर नहीं है, आंध्र प्रदेश के आसपास घूमने चले गए। अब मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, दूसरा जो मेरे साथ जा रहा उसे पता ही इन्वायरमेंट के प्रति बहुत स्ट्रिक इंसान है। बोतल फेंकी तो डांटेगा उसने चुपचाप उठाई तो डस्टबिन में डाल ली जाकर। 3-4 थे, 2-3 लड़कियां थी, 2-3 लड़के थे। तो मैं साइड से मेरा काम हो चुपचाप बैठना, अलग ही बैठना, भीड़ का हिस्सा बनने याद नहीं है। मैंने कहा जब जोक सुनना हो, तुम बोर हो जाओ तो मेरे पास आ जाना, शायरी सुननी तो मेरे पास आ जाना। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, पैकेट लिए, सब पार्क में बैठे हुए वहीं फेंक दिए। हालांकि 10 मीटर की दूरी पर डस्टबिन था, जो दूसरा वाला मेरे साथ था उसने तो डस्टबिन में डाला। उसने डस्टबिन में डाला क्यों? उसे पता डांटेगा मुझे फिर ये। सही बात है। दूसरा मैंने कहा इधर आ जाओ, सब वहीं छोड़ दी बोतल वगैरह। मैं उन्होंने पूरा ये बात कर रहा था, फिर नोटिस कर ले, मैंने इधर आ जाओ। मैंने कहा जानते हो तुम 28% जो प्लास्टिक है हमारे भारत के अंदर वैसे ही रह जाता, उसका मैनेजमेंट ही नहीं हो पाता। मैंने बताया नुकसान सीधा किसे पहुंचाता? तुम्हें नुकसान पहुंचाता, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड, शादी करोगे, बच्चे होंगे, प्लास्टिक खा रहे होंगे, उन्हें समझाया तब जागरूक हुए। क्योंकि अरे पता ही नहीं था। मैंने कहा काहे के इंजीनियर हो तुम, भाड़ में गई तुम्हारी इंजीनियरिंग। बात समझ में आया? पता ही नहीं लोगों को, जागरूक ही नहीं है। उसके बाद उठाया उस पर ही, जो लड़की थी लड़के थे। मैंने कहा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाद में, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनो। समझ नहीं बात? यार इसलिए क्या होता, जितने तुम प्लास्टिक का चीजें देखोगे ना, तुम गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया, देखे ना तुम कभी इस तरह का चिन्ह का लोगो लगा हुआ, ये क्या हो रहा है? इसे इको फ्रेंडली चिन्ह बोलते हैं। क्या चाह रहे? रिसाइकिल होगा हमारे पास आ जाना चाहिए, लेकिन वो तो रिसाइकिल हुआ ही नहीं, वो तो कहीं और चला गया। समस्या ना हाँ बताएगा। बात समझ में आई? दूसरा क्या है? दूसरा तो पहला कारण कि ये ना जो प्लास्टिक खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका, अगर ये खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका ना, तो खाद्य श्रृंखला में जब प्रवेश कर चुका तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। इसलिए इसका प्रबंधन कर नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर इससे कुछ हानिकारक गैसें निकलती है, और वे हानिकारक गैसें ना पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए ठीक, समझ नहीं पाते, ठीक मतलब ठीक तबाह कर देगी। तो और बताया दो तुम 2100 तक है ना, सन 2100 तक कोई सा भी फायदा, कोई सा भी तरीका अपना लो, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया ना, कितनी भी तकनीक पैदा कर लेना, जो तापमान है ना वो अनुत्क्रमणीय हो चुका होगा। जानते हो अनुत्क्रमणीय क्या हो? एक उत्क्रमणीय विक्रिया, एक अनुत्क्रमणीय विक्रिया। अनुत्क्रमणीय का मतलब एक बार इधर चला गया ना तो वापस आने का कोई चांस नहीं है। और उत्क्रमणीय का क्या मतलब हो? ये चिन्होत्क्रमणीय का, रिवर्सिबल का चिन्ह हो। इसका मतलब इधर चला गया ना तो इधर आने का चांस है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा ना, वैज्ञानिक अनुमान बचा ही नहीं सकते पृथ्वी को, कुछ भी कर लेना। समझ में आया बात? या तो इसलिए कहते हैं इको फ्रेंडली का चिन्ह। तो कितने प्रयास कर रहे हैं वो भी हम बात करेंगे, प्रयास करेंगे, वो तो मैं तुम बता रहा हूँ।
खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका प्लास्टिक, इसलिए मैनेजमेंट कर सकता। दूसरे नंबर पर जाओ, दूसरे नंबर पर क्या खास बात है? अच्छा, दूसरे नंबर पर खास बात है, इससे हानिकारक गैसें निकलती है। और तीसरे नंबर पर क्या है? तीसरे नंबर पर ये खतरनाक नहीं है, प्लास्टिक खतरनाक नहीं है, सच में बहुत खतरनाक है। क्या है? बहुत खतरनाक है। अच्छा, बहुत खतरनाक क्यों? क्योंकि ये ना डीकम्पोस्ट ही नहीं होगा, अपघटित ही नहीं होगा। जब अपघटित नहीं होगा ना, पर्यावरण के अंदर लंबे समय तक बना रहेगा। समझ नहीं बात? अपघटित नहीं होगा। वो सलाम यार ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसा बैक्टीरिया तैयार कर दिया, प्लास्टिक को भी खा गया। बैक्टीरिया को प्लास्टिक के अंदर डाल दो, प्लास्टिक ही पी जाएगा। पता क्या होगा उसके बाद है ना, जो गैस, जो बैक्टीरिया, पहले तो प्लास्टिक खाया, प्लास्टिक खाने के बाद वो गैस निकाल रहा, उस गैस का उपयोग करके तुम एनर्जी भी यूज कर सको। ऐसा तकनीक बना दी। दुनिया कितनी तरक्की कर रही है। और यूपीएससी में तुम क्या पढ़ते हो बैठ कर? ये कौन सा क्वेश्चन, ये यूपीएससी का पहले माइंड सेट डेवलप करना पड़ा। कोई एग्जाम नहीं है, तपस्या हो। जो 3-4 साल तैयारी करना है ना, हो ही नहीं सकता आदमी ना बनो। मैं लिख कर दे रहा हूँ, गारंटी से साइन करवा के ले जाना, चले जाना। डेली कंटिन्यू पढ़ना पड़ता। सबसे बड़ी चीज पहले ही समझाया था, डिसिप्लिन ही सारा खेल। खतरनाक हो, नोट करो से भी, फिर बताते हैं आपको। अच्छा देखो, हम प्लास्टिक प्रदूषण ही तो पढ़ रहे थे। टॉपिक था हमारा प्लास्टिक प्रदूषण, है ना? प्लास्टिक प्रदूषण। और जो प्लास्टिक प्रदूषण था ना, प्लास्टिक प्रदूषण का प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों हो? क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण एक्चुअली हमारी ना जो खाद्य श्रृंखला, फूड चेन है, ये हमारी फूड चेन के अंदर प्रवेश कर चुका। इस बात को मैंने बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देकर समझाया, पिछला जो क्लास ली थी वह समझ में आया बात है? अपलोड तो नहीं हुआ, इसके साथ लगा कर अपलोड हो गया। तो प्लास्टिक प्रदूषण दूसरा क्या है? ये हानिकारक प्रदूषण है। अगर पर्यावरण में एक बार लंबे समय तक रहा ना, एक बार आया हो तो लंबे समय तक रहने की आवश्यकता। इसलिए हम यही चाहेंगे कि इसका अधिक मात्रा में पुनर्चक्रण किया जाए। पुनर्चक्रण का मतलब इसका तेजी के साथ रिसाइकिल हो। अगर इसका रिसाइकिल नहीं होगा, यूपीएससी ने आज तक मेंस में लेकर कभी सवाल नहीं पूछा, मेंस में, लेकिन प्री में जरूर पूछा। प्री में सवाल पूछा तकनीक, कौन कौन सी तकनीक यूज कर रहे हैं कि जो प्लास्टिक प्रदूषण के लिए हम कौन कौन प्लास्टिक प्रदूषण से बना क्या कर रहे हैं। समझ में आया बात? बात समझाने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ी बात, प्लास्टिक जो प्रदूषण है, प्लास्टिक प्रदूषण की आवश्यकता क्यों थी? तो प्लास्टिक प्रदूषण की आवश्यकता क्यों थी? नंबर स्पष्ट, पहले नंबर पर मैंने तुम्हें बताया था, ये ना हमारी खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर चुका। और ये खाद्य श्रृंखला में कैसे प्रवेश कर चुका, पिछले वाली क्लास में मैंने तमीत समझाया। दूसरा, ये हानिकारक प्रदूषण है। कैसा प्रदूषण? हानिकारक प्रदूषण है। अब सवाल है, सरकार ने क्या किया इस प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए? सरकार ने क्या किया? सरकार के द्वारा भारत के अंदर पढ़ रहे हैं ना, तो भारत के अंदर एक दिन के अंदर 946 टन प्लास्टिक निकल रहा है एक दिन के अंदर। ये रिपोर्ट बताती है। डाटा लिखना मत, बिल्कुल भी बदलता रहता है, याद रखना बात है। दूसरा, तो भारत सरकार के अंदर इतना सारा जो प्लास्टिक जा रहा, क्या सारा का सारा रिसाइकिल हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। यही सबसे बड़ी समस्या। लेकिन इसकी शक्ति जो, अगर हम प्लास्टिक प्रदूषण का मैनेजमेंट करना हो तो सरकार के पास ये शक्ति कहाँ से आ गई? सरकार के पास ये शक्ति आ गई 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, उस कानून में ये बातें लिखी हुई। और उसी के आधार पर हम समय समय पर गाइडलाइंस जारी करते रहे। 1991 में करी, फिर 94 में करी। सबसे बेस्ट गाइडलाइन है 2016 में, वही मैं तुम्हें समझाऊंगा। समझ में आया बात? या प्लास्टिक, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तुम्हें? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, ये मेरी हेडिंग है, ताकि तुम मेंस का भी क्वेश्चन लिख सको। समझ रहे बात? ठीक। तो भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयास, किसके द्वारा? तो भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास करे? तो भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के को ध्यान में रखते हुए, समझ ये बात? या तो सीपीसीबी के दिया, पर्यावरण मंत्रालय कह दो, पर्यावरण मंत्रालय ने 2016 में गाइडलाइंस जारी कर दी। पर्यावरण मंत्रालय ने 2016 में गाइडलाइंस जारी कर दी। पर्यावरण मंत्रालय का नाम पता? क्या नाम है? वन जलवायु परिवर्तन पर्यावरण मंत्रालय। परिवर्तन
मंत्रालय। बात समझ में आई? तो हम ये पढ़ रहे हैं कि भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए। भारत सरकार के द्वारा कुछ होमवर्क भी दूंगा तो पढ़ने के लिए। भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास मेरे फ्रेंड का नाम था, कक्षा 8 में था, तब मैं कक्षा 6 में था। देख लो जरा। तो भारत सरकार के द्वारा किए गए प्रयास पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर ना भारत सरकार ने 2016 में गाइडलाइंस जारी कर दी। हालांकि में उनके अंदर अमेंडमेंट हो चुका, उनके अंदर संशोधन हो चुका और 2022 की नई गाइडलाइंस आ चुकी। लेकिन जब तक तुम पुराने वाला नहीं पढ़ने की गाइडलाइंस क्या थी तो फिर नई वाली कैसे समझ में आएगी? ये भी तो समस्या ना। समझ में आए बात है? तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए ना वे पूछे जाते हैं। हालांकि 2022 की जो गाइडलाइंस है आ चुकी, वे वही में मुझे तुम्हें पढ़ानी, लेकिन मैं तुलना करते हुए पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं तो सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, सही तरीके से समझाना मुझे। पहली बार जो प्रयास हुआ तो गाइडलाइंस चल रही, तो ये गाइडलाइंस कैसे बनी तो पूरा का पूरा फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूँ। हमारे एक अधिनियम है, उसका नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ही तो क्या नाम है 1986, यही तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यही तो। इस अधिनियम ने शक्ति दी, किसे दी? पर्यावरण मंत्रालय को, पर्यावरण मंत्रालय। अब तो अलग अलग नाम से जानते हैं सर। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट कह दो शॉर्ट फॉर्म, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। इसे शक्ति दे दी गई, इतनी शक्ति हमें देना दाता। समझ की बात है? जब इतनी शक्ति दे दी गई, इसका दर्द हुआ 1991 में गाइडलाइंस दे दी इसने। समझ की बात है? तो 1991 समय पर गाइडलाइंस देता रहा, मेरे किसी काम की नहीं है। 2016 में गाइडलाइंस आई थी लास्ट बार, उसके बाद 2022 में बदल दी गई और 2016 में जो गाइडलाइंस आई थी वो मेरे बड़े काम की। समझ में आया बात क्या? ठीक। तो 2016 की जो गाइडलाइंस है 1991 की नहीं काम किया है, पढ़नी भी नहीं, यूपीएससी पूछेगा, दूर दूर तक कोई इस तरह तो नहीं है। तो 2016 में ना 2016 में नई गाइडलाइंस आई, नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई। तो पहले मैं तुम्हें 2016 की पढ़ा रहा हूँ मैं, और 2022 में आ चुकी और ये पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाऊंगा। अगर मैं 2022 की पढ़ाऊँ तो होच पोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और तुम भी ना ठीक तो होच पोच की जो स्थिति उसकी पोचिंग हो जाओगे, तुम शिकार हो जाओगे इसका। समझ आएगी बात है? क्या हो जाओगे इसके? शिकार हो जाओगे इसका। तो 2016 में नई गाइडलाइंस आई, पहले से समझ लो क्या क्या कहा गया। प्लास्टिक को लेकर क्या बात कही गई। देखो भाई, तुम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टिक को यूज़ करते हो तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। क्या खास गवर्नमेंट क्या कहती है कि प्लास्टिक को यूज़ करते हो तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। नंबर फर्स्ट, जो पहले नंबर पर जो प्लास्टिक है ना, जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी, उसे 50 माइक्रोन से 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोन बोल लो तब, माइक्रोन का मतलब तुम है ना माइक्रोमीटर, 50 माइक्रोमीटर का मतलब तुम्हें इतनी मोटी प्लास्टिक नहीं बनानी होगी, इतनी छोटी बारीक प्लास्टिक नहीं बनानी होगी जो 50 माइक्रोन से कम हो। क्योंकि जो बारीक प्लास्टिक है ना वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, वह रिसाइकिल होने में दिक्कत खड़ी होती है उसमें। जो अमूल दूध होता नहीं, उसका जो पैकेट हो, अमूल दूध का जो पैकेट हो उसकी पन्नी को बैन लगा दिया गया उस पर कि इस मोटी को इस जो मोटाई है तुम इसकी तुम 20 माइक्रोमीटर से कम नहीं कर सकते तुम इसे। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि जो बारीक प्लास्टिक हो ना, जिसे माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं, प्लास्टिक दो प्रकार के हो, एक माइक्रो प्लास्टिक हो, एक मैक्रो प्लास्टिक हो। जो माइक्रो प्लास्टिक हो ना वे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही, और जो मैक्रो प्लास्टिक हो, बड़ी प्लास्टिक हो, समझ की बात है, वे तो रिसाइकिल होकर दोबारा फिर हमारे पास लौट कर जाएगी। अब जो छोटी छोटी प्लास्टिक हो ना, बारीक प्लास्टिक हो, उन्हें इकट्ठा करने में वे क्या करेंगे, अगर उन्हें हम खत्ते में डाल दें तो गल जाएगी तो वहाँ तो फिर खेत में पहुँच जाएगी, खेत में फिर पेड़ पहुँच जाएगी, फिर हमारे पास आ जाएगी। समस्या यहाँ जितनी कम बारीक प्लास्टिक होगी ना वो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देगी। उसे माइक्रो तो हम चाहते हैं, गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया 2016 गाइडलाइंस में कि 50 माइक्रोन से कोई भी कंपनी कुछ भी सामान बना रही हो, कुछ भी, ओवरऑल सुन लो भारत के लोगों, पर्यावरण मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने साफ साफ कह दिया 2016 की जो गाइडलाइंस आई, सरकार ने कहा, सरकार मतलब पर्यावरण मंत्रालय, मोदी की सरकार थी 2016, साफ साफ कह दिया सुन लो भारत के लोगों, भारत की कंपनियों, पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियों, आज के बाद 50 पॉलीथीन हो चाहे प्लास्टिक हो, प्लास्टिक का कोई भी गुड्स हो, कोई भी आइटम्स हो, किसी भी आइटम्स को बनाते वक्त एक बात ध्यान में रखनी होगी, 50 माइक्रोन से कम का उसका आकार ना हो। तुमने कहा ठीक हो जी बाबू जी। पहला बात, पहले नंबर पर प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु बना रहे होंगे उसका जो आकार होगा, समझ रहे, तुम उसको गूगल पर भी सर्च करके पढ़ सकते हो, ऐसे डाल लोगे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016,
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 डाल लोगे तो वहाँ से भी देख कर लिख सकते हो। मेन काम है समझाना, फिर वह पूरी लाइन तुम्हारी समझ में आ चुकी होगी। फॉर्मेटिंग तो तुम वहाँ से भी कर सकते हो। तो जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक का जो आकार है वो 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, समझ आई? 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। समझ आई बात यार? इससे ज़्यादा होना चाहिए, समझ गए? कोई भी प्लास्टिक का वस्तु बना रहे हो, पॉलीथीन बना रहे हो, बैग बना रहे हो, कुछ भी बनाओ, आकार पता लग गया क्या होगा? जो कम छोटा बारीक प्लास्टिक है ना, वो हमारे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। हम माइक्रो प्लास्टिक से ज़्यादा खतरा इसलिए क्योंकि रिसाइकिल नहीं हो पाता हो। और छोटे छोटे पैकेट देख रहे हो तुम आसपास, जितनी पॉलीथीन होगी उन्होंने नाम से खा जाती है, गायें वगैरह होती है खा नहीं जाते हैं, तो उससे हमें ज़्यादा खतरा। बड़े प्लास्टिक से हमें ज़्यादा खतरा नहीं है। समझ में आया बात है? इसलिए गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया 50 माइक्रोन से कम मीटर का प्लास्टिक ना बन जा। कब कहा? 2016 गाइडलाइंस में। और क्या कहा गया? और ये भी कहा गया 2016 की गाइडलाइंस में कि ईपीआर को ध्यान में रखना होगा। ईपीआर को ध्यान में रखना होगा। उसने क्या, ये क्या बोला? ईपीआर, ये जो कंपनी बनाने वाली है ना प्लास्टिक को, ई का मतलब जो एक्सटेंड कर रहे, ई का मतलब जो पोल्यूटेट कर रहे प्रदूषण, उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। समझ नहीं बात है? इसे बोलते हैं विस्तार निर्माता उत्तरदायित्व। पढ़ाया मैंने पीछे, ये सब पढ़ा चुका मैं, इसे भी ध्यान में रखना होगा। ये सब बातें बताई गई। तीसरे नंबर पर क्या आता है इन गाइडलाइंस में? तीसरे नंबर पर इन गाइडलाइंस के अंदर क्या था? प्लास्टिक को कई श्रेणियों में बांटा गया। जो प्लास्टिक थी उसे कई श्रेणियों में बांटा गया। जो प्लास्टिक थी, प्लास्टिक को कई श्रेणियों में बांटा गया। प्लास्टिक को कई श्रेणियों में बांटा गया। अभी 2016 गाइडलाइंस पढ़ा रहा हूँ, 2022 की आ चुकी, समझ में आया बात? या वो भी पढ़ाऊंगा। तो प्लास्टिक को इस श्रेणी में बांटा गया। और पता क्या कहा गया? एक नंबर प्लास्टिक, अगर एक नंबर प्लास्टिक होगी ना, ऐसे तो चिन्ह लगाए गए उनके ऊपर, ऐसा करके। पता किसके चिन्ह हुए? रिसाइकिल के चिन्ह हुए। रिसाइकिल लोगो फिर वही आ, इस तरह करके चिन्ह बनाए गए उनके ऊपर। समझ में आया बात? या ठीक, तो रिसाइकिल लोगो फिर वही आ जाएंगे, ऐसा करके एक नंबर लिखा हुआ। तो उस एक नंबर के अंदर ना जो प्लास्टिक डाली गई, पीईटी रखा उसका नाम। तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, इसमें एक नंबर वाली प्लास्टिक कौन सी आ गई, उसमें नंबर लिखा रहेगा, बोतल नंबर लिखा रहेगा इस प्लास्टिक पर। इससे क्या होगा? इसका सेलिगेशन करने में आसानी हो जाएगी। 2016 की गाइडलाइंस आई थी ना, उसमें कहा गया था कि जो भी तुम प्लास्टिक तुम्हारे घर में प्लास्टिक निकल रहा है, वो प्लास्टिक तुम लोहा प्लास्टिक मोल बेच लो, इसे जो आता नहीं क्या मार्केट गाँव में आता, लोहा टीन प्लास्टिक मोल बेच लो, आया खाया तुमने, उसे दे दिया और चुस्की ले ली उसको। ऐसा समझ में? आधे तो घर का नाजी बेच दो। सही बात है। फिर घर आके मम्मी को पीट रहे, मैं बहुत चीता इस तरह। समझ में आया बात है? पता मम्मी घर है नहीं, पापा भी नहीं है, घर में अनाज रखा हुआ, चुपचाप खाया, अनाज बेच दिया। अब पड़ोस की जो महिला थी ना, उनने आगे बताया तेरे लड़के ने अनाज बेचा है। और जब फिर टुकाई हुई ना, समझ बात है, तो फिर जो बताना ही थी ना, वह खुद ही छुटाना ही वह खुद ही छुटाना ही मुझे मैंने मम्मी पापा कुछ नहीं कहा, लेकिन उस औरत को बहुत गाली दी मैंने। तो लेके चला गया, वो तो लेके चला गया। लेने के बाद जैसे प्लांट पर लेके जाएगा ना, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या हो जाए सेलिगेशन की। और जब सेलिगेशन करेंगे ना, तो सेलिगेशन जब करते वक्त पृथक्करण, उस प्लास्टिक को कैसे बांटा जाए? तो इसलिए सरकार ने ना 2016 की गाइडलाइंस में प्लास्टिक को कई श्रेणियों में बांट दिया था। पीईटी, उसे एक नंबर दिया गया, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर उस प्लास्टिक को। ऐसा करके मैं तुम्हें सारी प्लास्टिक दिखा रहा हूँ कौन कौन सी, इसे लिखना। और यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ, पीईटी का नाम भी पूछा हुआ। 7 प्रकार की प्लास्टिकों में बांट दिया। देखना चाहते हो तुम? मैं टैब खोल कर दिखा रहा हूँ तुम्हें 7 प्रकार की कौन से प्लास्टिक 2016 की गाइडलाइन से बांट दिया था। समझ आई? अच्छा 2016 की चल रही है भी, 2022 की नहीं। 2022 से पहले 2018 में इसमें एक और संशोधन हुआ, और 2022 में तो सारा ही खेल खत्म कर दिया। 1 जुलाई 2022 तक ना भारत के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक ऑलवेज बैन ही कर दिया गया। आप सिंगल यूज, तुमने एडिटोरियल में पढ़ा होगा, सिंगल यूज प्लास्टिक को बढ़ावा दिए जाने का बिल्कुल बंद कर दिया। चाहे कहीं भी यूज़ कर रहे, मान लो तुम लोग कोई पॉलीथीन ले गए, उस पॉलीथीन का करोगे क्या? मेहमान आए, केले निकाल ले उसके अंदर, तो सेब निकाल ली, उस पॉलीथीन को फेंक दिया, वही तो नुकसान पहुंचा रही है पर्यावरण को। ऐसी प्लास्टिक को बैन कर दिया। हाँ, और जो पॉलीथीन तुम ले गए उसका घर में फिर उपयोग करो, सिंगल नहीं है, उसके अंदर कुछ और रखो, उसके अंदर फिर किसी और को दो, मेहमान को उसके अंदर चावल भर कर दो। मेहमान जो चावल लेकर जाएगा उस पॉलीथीन को कहीं और भेज जाएगा। इस तरह की पॉलीथीन बनाओ।
सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं चलने की, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया 1 जुलाई 2022 तक। समझ आई बात। 2016 की 22 की गाइडलाइंस में क्या हुआ मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, घबराओ बिल्कुल भी। अच्छा तुमने देखा है जब तुम्हारे यहाँ से अमेजन वाला या फ्लिपकार्ट वाला जब वो लेकर आओ पैकिंग करके लेकर आओ, उसके अंदर कितनी सारी पन्नी भर कर रखा, सरकार ने उस पर बैन लगा दिया 2018 में। उनका औकात में रहकर पैकिंग करो, आया समझ में। 50 बार पैकिंग करने में भी वही हो रहा है, इतनी पॉलीथीन हो रही है, उस पॉलीथीन का बैग तुम क्या करो, उसको कूड़े में तो डाल लो, तो वह नुकसान नहीं पहुंचा रही। गवर्नमेंट देखो कितना ध्यान रख रही है, कहाँ तक सोच रही है। जैसे गवर्नमेंट थोड़ा ही सोच रही है, मोदी जी थोड़ा ही सोच रहे हैं बैठ के, तुम सोच रहे जो अधिकारी लोग हैं। देश की भागडोर तुम्हारे हाथों में, समझ की बात यार। अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, तो तुम्हें वहाँ पॉलिसी बनानी ना बैठ कर, ऐसे बनानी नहीं है कि वीडियो देखने जा रहे हैं पहले ये पॉलिसी तैयार तो अपना माइंड इसी तरह डेवलप कर लेना कि तुम्हें वीडियो देखना नहीं पड़े। समझ में आया बात यार। तो 7 प्रकार की श्रेणियों में प्लास्टिक को बांट दिया था। तुम्हें तो 7 प्रकार की श्रेणियों में कैसे बांटा था वो प्लास्टिक को दिखा रहा हूँ तुम्हें, समझ की बात यार। पीईटी क्या हो, पूरा नाम लिखना पड़ेगा तुम्हें, मैं यहाँ लिखवा नहीं सकता, पूरा समझा रहा हूँ किस तरह लिखना। बात समझ में आई? ठीक। देखो प्लास्टिक को कैसे बांट दिया गया, ये जो टेबल है ना पूरी बनानी है, तमीज देख लो होश में होकर। क्या लिखा हुआ, पीईटी लिखा हुआ, प्लास्टिक का कैसे सेग्रीगेशन कर रखा, कैसे बांट रखा। इसका क्या होगा, चक्रण करने में आसानी नहीं होगी। देखो तीर के चिन्ह दिख रहे हैं, इको मार्क का चिन्ह है, इको मार्क, रिसाइकिल होनी जरूरी है। 1 नंबर लिखा हुआ पीईटी, पीईटी का पूरा नाम लिख लियो कॉपी में जाकर, पूरा टेबल भेज दूंगा, चाहे तो गूगल से सर्च कर सकते हो, टाइप ऑफ प्लास्टिक ऐसे लिखना गूगल पर जाकर, फिर इमेज पे चले जाना। क्या लिखा हो, पॉलीएथिलीन, पी का मतलब पॉलीथीन को पॉलीथीन बोल लो। बहुलकी तो हुए एक प्रकार के, 12वीं क्लास में नहीं पड़ेगा, बहुलक को एक प्रकार के पॉलीथीन। ये टी का मतलब पीईटी, पीई का मतलब तो पॉलीथीन, टी का मतलब टेरा एथलाई नाम है इसका, लिखना पड़ेगा तुम इसका, HDPE। इसका हिंदी में नाम लिख दियो, निम्न घनत्व वाले पॉलीथीन, निम्न घनत्व वाले। निम्न घनत्व का मतलब जिसे कम ताप देना पड़ेगा, हाई घनत्व वाले, ये तो हाई घनत्व वाले, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ये हाई डेंसिटी HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी का मतलब इसे अधिक तापमान चाहिए इसे पिघाड़ने के लिए। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, वाटर बॉटल जो आ गई वो 1 नंबर, इस पे जो बोतल है ना इस पे 1 नंबर लिखा रहेगा। अगर इस पे 1 नंबर लिखा हुआ ना, जब इसे प्लांट में लेकर जाएंगे तो 1 नंबर वाली बोतल अलग कर लेंगे। चलो इससे क्या होगा, पृथक करने में आसानी नहीं होगी। जिस वस्तु पे 1 नंबर लिखा रहेगा ना, जिस वस्तु उसे एक तरफ निकाल लेंगे, और एक तरफ निकाल लेंगे तो फिर अलग जगह लेकर जाएंगे। जिसका ढक्कन है ये ढक्कन अलग पदार्थ का बना हुआ, ये थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये हार्ड प्लास्टिक, बेकेलाइट वाला प्लास्टिक जिसे बोल रहे हो, उसे अलग लेके जाएंगे। ये बोतल है ना ये अलग जगह लेके जाएंगे, इसका नंबर अलग होगा, इसका नंबर अलग होगा, क्योंकि हार्ड प्लास्टिक इसे अलग प्लांट में लेके जाया जाएगा, इसे अलग जगह लेके जाया जाएगा। समझ रहे क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो इसलिए प्लास्टिक को मैंने बांट दिया। बांटा क्यों, बांटा इसलिए ताकि प्लास्टिक का पृथक्करण करने में आसानी हो। कब बांटा, ये श्रेणी कब बनाई, 2016 की गाइडलाइंस में कह दिया गया प्लास्टिक का इस तरह वर्गीकरण करना होगा, इससे आसानी होगी। दूसरा चेक करेंगे, दूसरे नंबर 2 की प्लास्टिक तो नहीं है। अगर नंबर 2 की प्लास्टिक है ना हाई डेंसिटी जो पॉलीथिलीन, तो देखो यहाँ लिखा हुआ शैम्पू हुआ, शैम्पू नहीं होते, शैम्पू के जो पैकेट बनाए जा बर्तन तुम्हारे घर में रखे हो गए, समझ नहीं बात किया। तो जो शैम्पू की जो पैकेट हो में बोतल हो, शैम्पू वाली बोतल हो, तो हार्ड प्लास्टिक हो, उसे नंबर 2 में रखा गया। उसे पिघाड़ लेंगे तो हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, इसलिए उसका नाम ही रखा हुआ हाई डेंसिटी। उसकी हाई डेंसिटी से उसको घनत्व ज़्यादा, उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन, ये उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होंगे। ये पीवीसी 12वीं क्लास में पढ़ा नहीं हमने, पीवीसी पॉलीवाइनिल क्लोराइड जिसे बोलते हैं, उसके उदाहरण ही बता दें मैंने तुम्हें। एक ये होगा क्लीनिंग होगा, प्रोडक्ट्स होगा, ये होगा, ये सब जितने प्रोडक्ट हैं दूसरे टाइप के। देखो पॉलीवाइनिल क्लोराइड नहीं है, मैंने तुम्हें बताया था। उसके बाद ये LDPE, यूपीएससी ने आता सवाल निकाल लिया, नंबर 4 लिखा रहेगा उसको। उसके बाद लो डेंसिटी पॉलीथीन, इसे कौन कौन, ब्रेड आगा, बैग्स आगा, प्लास्टिक आएगा, फिल्म्स आगा। समझ में आया बात या, जो रखे रहा फोन के स्टैंड रखने के में, ये जिस पर लगा हुआ पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया उसने ठाक। समझ में आया बात, तमीज से देखना तुम। जो हैंगर वैंगर लगे रहे, बाल्टी रखी रहा है ना घर में, कप्स रखे रहा है, हैंगर से लगे रहा है ये जो प्लास्टिक के, जिस पर तुम कपड़े टांगो, समझ की बात, वो सारे इसमें आएंगे 5वें नंबर। समझ की बात या। उसके बाद पॉलीएथेराइन का लोग सुनूंगा सर, ध्यान रखना अच्छे तरीके से, तमीज तो बना के लेगा ना उसमें के लिए। टेक अवे एंड हार्ड पैकिंग ट्वाइस, जिसमें ट्वाइस है ना जो खिलौने हो वो अलग प्रकार के प्लास्टिक हो, उसे नंबर 6 की प्लास्टिक में रखा। उसके बाद जो बच गई सारी अलग चीजें, जैसे बेबी बोतल्स होगी, CDS, अलग तरीके जो बच गए ना सारे, वे अदर्स में आ जाएंगे नंबर 7 प्लास्टिक में। तो प्लास्टिक को 7 भागों में बांटा CPCB के द्वारा,
जो हमारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वही जो गाइडलाइन जारी कर रहा है प्रदूषण को लेकर, उस पर्यावरण मंत्रालय ने जो पर्यावरण मंत्रालय क्या तो सीपीसीबी क्या तो पर्यावरण मंत्रालय ने जो प्लास्टिक है भारत के अंदर उसे 7 भागों में बांट लिया। ऐसा उसने इसलिए करा ताकि उसका पृथक्करण करना आसान हो जाए। जब पृथक्करण करना आसान होगा तो उसकी रिसाइकिल करनी भी आसान होगी। अब प्लास्टिक में समस्या ही एक क्या है, उसका पुनर्चक्रण नहीं हो पा रहा, यही समस्या प्लास्टिक में। अगर उसका पुनर्चक्रण हो जाए ना तो समस्या रिसाइकिल होगा, हमारे पास आ जावा। इसलिए सरकार बार बार कह रही 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक बनाना दी। ये सरकार ने कहा 1 जुलाई 2022 तक ना सब सिंगल यूज प्लास्टिक ऑलवेज बैन, 500 रुपए जुर्माना। क्यों कह रही गवर्नमेंट को भी पता 50 माइक्रोन से कम की हुई रिसाइकिल करना भारी पड़ जाएगा। और ये फिर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की जो खाद्य श्रृंखला ना उसके अंदर, हमारी जो फूड चेन है उसके अंदर पहुंच रही है, फिर नुकसान पहुंचागी हमें। ये बात समझ में आई है? इसलिए जो वैज्ञानिक है ना बार बार चेतावनी देते रहते हैं। इन्वायरमेंट कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सब तुम्हारी लाइफ से जुड़ा हुआ। पूछा क्या पूछेगा, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास करे हैं। ये प्रयास ही तो करी सरकार, क्या चल कर रही है, लिखो क्या प्लास्टिक प्रदूषण पर गाइडलाइंस पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा सीपीसीबी के द्वारा पर्यावरण मंत्रालय तथा सीपीसीबी के द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है 2016 में। इन गाइडलाइंस को 2018 तथा 2022 में 2 बार संशोधित किया जा चुका है। ये लिखोगे तुम, और जो संशोधन हुआ 1-2 पॉइंट लिखते रहे, लिखने का मौका ही नहीं मिलने का, हेडिंग लिखने का मौका मिलेगा, उसके अंदर धीरे धीरे पॉइंट वाइज करके घुसाना तो दिखाना हमारे पास इतनी नॉलेज है, लिख ही नहीं पाता बच्चा। उसके बाद इसमें क्या कहा, इसमें 50 माइक्रोन से कम आकार का प्लास्टिक बैन, ईपीआर पर ध्यान देना होगा, विस्तारकर्ता जो होगा, जो उत्पादक होगा, जो प्रदूषण फैला रहा होगा, और वो इसकी जिम्मेदारी होगी जो प्रदूषण फैला रहा होगा, जो अपनी कंपनी का विस्तार कर रहा होगा। दूसरे नंबर पर क्या कहा, प्लास्टिक को श्रेणियों में बांट दिया गया, 7 श्रेणियों में बांट दिया गया प्लास्टिक को। ये 7 श्रेणी अलग अलग डायग्राम दिखाई देगा तुम, सारे डायग्राम तुम यहाँ चित्र लिखा हुआ, और भी पीईटी का मतलब फ्रिज ड्रिंक हुआ, वाटर बोतल हुआ, सैलेड राइस हुआ, 1 नंबर की प्लास्टिक है, मिल्क बोतल हुई, ब्लीच, सारे दिख रहा तुम हिंदी में लिखना, LDPE हिंदी में लिखना, इंग्लिश में लिखना, प्लास्टिक जितनी श्रेणी में बांटा हुआ तमीज से लिखना, अराजी लिखना कर जाएगा। बात समझ में आई है? सबके नाम हिंदी में लिखने, कौन कौन सी चीज़ को प्लास्टिक 1 में रखा हुआ, कौन कौन सी को 2। जब तुम 4-5 PDF देख लोगे ना तुम खोल को, तो तुम्हारे याद हो चुका होगा। एक पर नहीं नंबर रहो, दूसरा देखो आगे UPSC हिंदी प्लास्टिक वर्गीकरण, प्लास्टिक का वर्गीकरण कैसे करा गया, ऐसे इसमें मेहनत करनी पड़े। UPSC यहाँ तो सवाल निकाल चुका, LDPE, HDPE, PVC इनका नाम ले लेकर सवाल पूछा जाओ। 7वें नंबर का ना, 7वें नंबर का है, 7वें नंबर का है, तो जो अदर चीज आ गई ना समझ नहीं आई, वो 7वें नंबर पर रखी उसने। इसका क्या होगा, यह बोतल है, इसके बोतल के पीछे लिखा होगा, देखिए लिखा हुआ 1 नंबर, तुम्हारे पास भी आता हूँ मैं वहीं से, PET लिखा हुआ, देखो उसमें दिखाता हूँ, ये लिखा हुआ, ये बोतल के ई कुमार का चिन्ह बना हुआ, मैं तुम्हारे पास ही दिखाने आ रहा हूँ। ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई या? तो 1 नंबर वाली प्लास्टिक अलग, 2 नंबर वाली अलग, 3 नंबर वाली अलग प्लास्टिक हो जाएगी। देखो अलग अलग देख दो, यहाँ कितना बेहतरीन तरीका, पॉलीएथिलीन टेट्रा पैथेलेट ऐसे लिखा हुआ, वाटर सॉफ्ट ड्रिंक होगी, बोतल होगी, सेलेडोम्स होगी, देखो 1 नंबर की प्लास्टिक होगी, वो कंटेनर्स हो गए, इस तरह करके सिंबल भी दे रखे बहुत अच्छे अच्छे, ऐसी बात नहीं है। ऐसा करते जाओगे ना अलग अलग सिंबल मिलेंगे तुम्हें, देखो लिख भी रखा है इस तरह करके। कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, समझ नहीं बात है। लेकिन इसके अंदर जो ना बढ़िया बढ़िया करके हिंदी में करके उदाहरण अच्छी तरह तमीज से लिख लेना कि कौन सी 1 नंबर प्लास्टिक में आ रहा है, कौन सा 2 नंबर प्लास्टिक में आ रहा है, कॉमन से तो बात पता होनी चाहिए, समझ नहीं बात है। अरे भाई कल को तुम वो देने जाओगे इंटरव्यू, कुछ सामने बोतल रखी हुई, इसके पानी की जो प्यास लग रही आया समझ में, और तुम कहने तुमसा इंटरव्यू चल रहा तुम्हारा, तो उसे पानी की प्यास रही ना, पूछेगा कौन से नंबर में आओगी बोतल, गुरुजी ये PET के अंदर आ गई और 1 नंबर की प्लास्टिक है, इसका रिसाइकिल करना आसान हो जाएगा। इतना भी तो उन्होंने बता दिया ना, तो समझ जाएगा जानकारी है सर, उसे वही चाहिए, उसे नहीं चाहिए पक्का ही पता, उसे मतलब नहीं इन्हें पढ़ रखा, और नहीं पढ़ रखा ना तो इच्छुक होनी चाहिए, पढ़ूगी सर ये इंटरव्यू हो रहा क्या, नहीं समझे क्या? समझ, मान लो कल को मैंने कहा तुम कि तुम ना ये भूगोल का याद कर करना, इन्वायरमेंट का सर याद कर करना, और जो मैं और इंजीनियरिंग का काम दे रहा हूँ वो कर करना, तो कल को तुम पता लग गया तुम्हारे पास टाइम भी था, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तुम कर नहीं आए, अगले वाले तुम मुझे पता लग गया इन्हें करने की कोशिश करिए, इसकी समझ में नहीं आया तुमने उसे छोड़ दूँ, समझ में यही बात है।
और जिसके पास टाइम भी था, सब चीज थी, उसने टाइम का यूटिलाइजेशन सही नहीं करा। क्या नहीं करा? उपयोग, समय का अगर सही उपयोग नहीं करा ना उसने, तो उसे फिर मारूंगा ही मारूंगा। बात समझ में आई? वहाँ इंटरव्यू में सही है। चलो, मजा आया? ठीक। अब क्या हुआ, और क्या हुआ सुन लो, ये चेक करना मुझे तुम्हारा काम, तुम्हारा होमवर्क। यहाँ लिख दिया मैंने होमवर्क, 7 की 7 प्रकार की प्लास्टिक है ना, कभी इस होशमों को मेहनत करनी सीख जाओ, गूगल सब मौजूद है। 3 होगा। उसके बाद अच्छा हुआ क्या, 2016 की गाइडलाइंस थी ना, 2016 की गाइडलाइंस, मैं 2016 से चार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। यहाँ 2018 आया, जिंदगी का सबसे बेकार टाइम आया। 2000 कौन सा? 22। ये कौन सा था? 2016। ये 2016 में गाइडलाइंस थी। 2016 के बाद 2018 में आई। 2016 में क्या हुआ था, ये नई गाइडलाइंस तैयार हुई थी, ये तुम इधर देख सकते हो। और 2018 में पता क्या हुआ, जो मल्टी लेयर प्लास्टिक थी, संशोधन करके पता क्या कहा गया, ये कहा गया भाई सुनो पैकिंग करने वालों, 2018 में संशोधन हुआ 2016 गाइडलाइंस में। पता क्या कहा गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने कौन किन, पर्यावरण मंत्रालय ने, पता किसे कहा, पूरे सरकार ने कहा देश के अंदर जितनी भी कंपनियां जो पैकिंग करने वाली कंपनी, मल्टी लेयर पैकेजिंग ऑलवेज बैन। अमेजन, फ्लिपकार्ट सुनो, बहुत गिफ्ट पहुंचा रहे, बार बार इसमें पलट पलट कर 50 बार इसमें लपेट लपेट कर तुम जो गिफ्ट, एक गिफ्ट देखा तुम ना, एक गिफ्ट देख रहा था मैं आज समझ में, और उसमें ना एक गिफ्ट के अंदर फिर एक लेयर, 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 20 लेयर उसके ऊपर तो निकली, और इतनी सारी पॉलीथीन निकली उसके ऊपर। प्रदूषण क्या बदतमीजी यार तुम्हारा, गलत बात है ना, गलत बात है नहीं है, इसलिए सरकार ने कहा बंद 2018 मल्टी लेयर पैकेजिंग बंद, कोई भी कंपनी हो मल्टी लेयर पैकेजिंग बंद। बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेजिंग बंद कर दी 2016 में, 18 में संशोधन कर दिया। अब 2022 में संशोधन हुआ, उसमें क्या कहा समझ लो, 2022 में तो इतने कट्टर हो गए हैं, 2022 में तो ये कहा गया 2022 में 1 जुलाई 2022 सही है, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद पूरी तरह, कहीं भी हो कैसे भी हो। 1 जुलाई 2022 से पहले जितना मजा लेना था ले लो, इसके बाद सब बंद। आया समझ में? सिंगल यूज प्लास्टिक ये बंद कर दी गई 1 जुलाई 2022 तक। इतना बड़ा संशोधन, ये भी सब पलट दिया इन्होंने। पता क्या बोल रहे, सुनो भैया। 21 में कहा था, पता क्या कहा था, ड्राफ्ट आया था 21 में कहा था ये 50 माइक्रोन मीटर है ना, यार 50 माइक्रोन मीटर भी नुकसान पहुंचा रहा, थोड़ी और मोटी प्लास्टिक बनाओ, बड़ी प्लास्टिक बनाओ। अब इन्होंने और सीमा निर्धारित करी सितंबर 2021 तक, सितंबर 2021 तक ना इन्होंने कहा था कि 75 माइक्रोन मीटर से ज़्यादा का प्लास्टिक होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए आकार प्लास्टिक का। जो प्लास्टिक बनाओगे ना, ये 50 से बढ़ा कितना कर दिया था, 21 की बात बता रहा हूँ मैं, 21 में 75 माइक्रोन कर दिया था। और दिसंबर 2022 तक आते आते ही इन्होंने दिसंबर 2022 तक आते आते इसे बढ़ा के 120 माइक्रोमीटर तक। देखो गवर्नमेंट कितनी जागरूक है, प्लास्टिक का आकार इससे ज़्यादा होना चाहिए। देश के अंदर जो भी प्लास्टिक बनती होगी ना, अब बनने की नहीं वैसे छोटी बनाई बैन हो जाएगा, उस पर कंपनी में बैन हो जाएगा, कंपनी का लाइसेंस छीन लिया जाएगा, बंद करो, या फिर उसको जुर्माना लगाया जाएगा। आया समझ में? 120 माइक्रोन से कम मीटर आकार का प्लास्टिक नहीं बना सकते कुछ भी। इतना बारीक प्लास्टिक क्यों बनाई, पता लग गया ना, बारीक प्लास्टिक जो होगा वो पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा, रिसाइकिल करने में दिक्कत खड़ी होती है उसे। बात समझ में आई बात है? ठीक, पता लग गया क्या बताया मैंने तुम्हें, क्या क्या बताया, कब कब संशोधन हुआ, 2022 तक जा क्या हो चुका। देश के अंदर 120 माइक्रोन तो मीटर तक जो प्लास्टिक है, 120 माइक्रोन से कम ज़्यादा आकार वाले प्लास्टिक ही बनाने होंगे, उससे कम का कोई प्लास्टिक नहीं चलने का। अब वर्तमान समय में ये गाइडलाइंस चल रही है। समझ में आया क्या कहने की कोशिश करी जा रही है? दूसरे नंबर पर 2022 की गाइडलाइंस में, तीसरे नंबर पर क्या कहा गया, 2022 की जो गाइडलाइंस आई, अच्छा सर्च भी करना तुमसे, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सही बात, 2016 गाइडलाइंस और 2022 की गाइडलाइंस, हो सकता है ना कंपेयर करके सवाल पूछ लो
कि 2022 की प्लास्टिक जो प्रदूषण था उसे समाप्त करने के लिए जो पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा 2022 की गाइडलाइंस दी गई और 2016 की गाइडलाइंस से किस प्रकार भिन्न, फिर क्या करोगे, किससे गर्म बढ़ोगे जाकर, जो उसका पता होगा जब तो उसका लिखोगे। ऐसे समझ में बच्चे तो सब पढ़ के चले जा करंट अफेयर तो बाद में पढ़ोगे हो, जब पीछे का पढ़ोगे हो। 2016 में जो गाइडलाइंस आई थी, समझ में आया बात। या तो 2022 की जो गाइडलाइंस थी तुम सर्च करके पढ़ना। कैसे पढ़ोगे, सर्च करके, उनमें सारी बातें हैं। EPR दूसरे नंबर पता क्या कहा गया, दूसरे नंबर पर PPP पोल्यूट, ये क्या है, पोल्यूटर पे और प्रिंसिपल, पोल्यूटर पे और प्रिंसिपल। जो प्रदूषण फैलाता होगा ना जुर्मानों से देना होगा, जो प्रदूषण फैलाएगा जुर्मानों से देना होगा। दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा क्या होगा, पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल का मतलब, मान लो एक कंपनी है ए, ध्यान तो सुन लो, एक कंपनी है, एक कंपनी बी है। इसे कहा गया तुम जो प्रदूषण फैलाओगे, प्रदूषण फैलाने के वक्त तुम्हें कहा गया तुमने गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी, और गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी तुम ना, और जो प्लास्टिक है तुम ना, प्लास्टिक को तुम रिसाइकिल नहीं कर पाए। जो कंपनी ए है उसने ना प्लास्टिक को 100% से पूरा अपना 100% जो प्लास्टिक उसने निकाली थी, जो 100% प्लास्टिक निकाल ली थी ना, वह रिसाइकिल होकर उस कंपनी के पास आ गई। समझे नहीं का तुम, मान लो एक कंपनी ने 100 बोतल बनाई और 100 इसके पास आ गई, इसका मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अब बल्कि 100 तो ज़्यादा भी कर दी उसने, 120, कितनी 100 बोतल, दूसरे प्लांट की भी ले ली उसने 20 बोतल करती। तो गवर्नमेंट ये ना एक संस्था के पास जाएगी और गवर्नमेंट ने इसे सर्टिफिकेट दे देगी, और सर्टिफिकेट दे देगी, प्रमाण पत्र दे देगी, ये प्रमाण पत्र दे देगी किसके पास ना, इसने कंपनी ए ने बहुत अच्छा काम करा। पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल क्या हो समझा रहा हूँ तुम, कंपनी ए ने बहुत अच्छा काम करा, गवर्नमेंट इसे सर्टिफिकेट देगी। समझ आई बात है, इसने बहुत अच्छा काम करा। अब कंपनी बी है, यह जितनी बोतल बनाई थी 100 बोतल बनाई थी, तो 80% ही 80% ही रिसाइकिल कर पाई, कंपनी भी अच्छा काम नहीं कर रही। अब इसने क्या करा, इसने अच्छा काम नहीं करा ना, अब बता क्या करेगी, अब इस पर लगाया जाएगा जुर्माना। अब जुर्माना कहाँ से लगाया जाएगा, जाओ इसके पास और जो 20% का जो सर्टिफिकेट है ना खरीद कर लेकर आओ और पैसे देगा उसको। वो जो सर्टिफिकेट है ना, वो सर्टिफिकेट इसके पास लेकर आओ, अपने पास लेकर आओ। और ये जो सर्टिफिकेट यहाँ जिस मार्केट में बिकते हैं ना, उस मार्केट का नाम है कार्बोनैक्स। नहीं जानते कार्बोनैक्स क्या हो, जिस तरह शेयर मार्केट हो ना, ऐसे समझ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करने के लिए इसे हम कार्बन ट्रेडिंग भी बोलते हैं। यूपीएससी सवाल निकाल चुका है यहाँ तक, कार्बन ट्रेडिंग मार्केटिंग जिसे बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट बिकते हैं जिस बाजार में, ये क्यों लगाया, ये क्यों खरीदनी पड़ रही है कंपनी, इसने ना अपने ना जिस तरह प्लास्टिक बनाया था उसका ना रिसाइकिल ही नहीं कर पाई, पुनर्चक्रण नहीं कर पाई। इस कंपनी की इस कंपनी की बदतमीजी, इसका क्या होगा, अगली बार जो पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल है इस सिद्धांत के अनुसार ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, नहीं तो उसे फिर घाटा नहीं होने का। नहीं समझे क्या, आया समझ, इसलिए पोल्यूटेड पे प्रिंसिपल है, इस पर काम करती है। ये सब 2022 की गाइडलाइंस में तमीज से पढ़ लेना, होश मौका डाल लगा, कुछ भी छोड़ना मत बिल्कुल भी, चाहे यूट्यूब पे दोबारा सर्च करनी पड़ जा, सर्च करेगा सब यही बताएगा जो मैं बता रहा हूँ, कुछ भी भारतीय नहीं बताने का। मैं रास्ता बता रहा हूँ कैसे कैसे चलना, कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या प्रयास करे गए, कब लिखा कि कितना, ऐसे बता, कितनी लाइन लिखने का मौका मिलेगा तुम ऐसे बता। अगर मेंस में सवाल है क्या लिख सकते हो तुम इसमें, नंबर फर्स्ट पहले नंबर पर लिखोगे गवर्नमेंट के द्वारा, तो पूरा तो कभी भी लिख सकते हो तुम इसमें, ऐसे लिखोगे नंबर फर्स्ट 2000 सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, तो ये कभी भी लिख सकते हो तुम पूरा का पूरा, कभी क्या लिख, इसको कौन सी लाइन जो तुम इसमें लिख सको, 2022 की गाइडलाइन से लिखोगे सिर्फ, और कुछ भी नहीं लिखोगे। हाँ वीडियो लिख दो क्या, अच्छा लिख लोगे सर, 2022 की जो गाइडलाइंस आई इसे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने तक, समझ में आया, पूरी लिखना तमीज से, एक चीज सर्च कर कहाँ कितना, मैंने सब चीज डिफाइन कर दी क्या क्या हुआ। अच्छा मेंस में जब लिखने का मौका आया तो कैसे लिखोगे, सरकार ने हाल ही में 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण को प्रबंधित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, आया समझ में, जिसके प्रावधान निम्नलिखित प्रकार से हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह बैन। इतना ही लिखोगे, इतना ही, अगर लिखने का मौका नहीं मिलने का इतना ही लिखो, इतनी बात समझ में नहीं आएगी। मेन चीज़ तुम बताना जो नहीं किया गया है, पहुँचने का नहीं पाने का मतलब टाइम लग जाएगा ज़्यादा, इतना तुम्हें पता। दूसरे नंबर पर क्या लिखोगे, देश के अंदर 120 माइक्रोन से अधिक आकार के ही प्लास्टिक का निर्माण करना होगा, प्लास्टिक उपकरणों को बनाने के लिए 120 माइक्रोन से अधिक आकार के प्लास्टिक का उपयोग करना होगा। बात समझ आई बात है, जो भी तुम्हें मेन पॉइंट याद है, ये सरकार ने प्रयास ही तो करे गए, इसके प्रावधान डालने पड़ेगा। हो सकता है 2022 की गाइडलाइंस को लेकर ही सवाल पूछ ले, तो फिर तो उसे तमीज से खोलना पड़ेगा,
लेकिन इतना ही लिख दोगे फिर आगे आगे बहुत और भी तो काम कर रखे सरकार ने। सही बात है, अतीत काल में क्या क्या काम करे, 2016 की गाइडलाइन 2018 में बदली, 2022 में बदली, 2022 की काम की है, और 2022 की तब तक चलेगी जब तक नई गाइडलाइंस नहीं जाती, और 4-5 साल चलेगी कम से कम। बात समझेगा, इसे 2022 की गाइडलाइन समय से पता होनी चाहिए। बात समझ में आ रही क्या हो रहा? ठीक, आगे भी हम समय समय में पढ़ते रहेंगे। अब सवाल है कि जो प्लास्टिक है, सुनना, प्लास्टिक खत्म हो रहा है बस पूरी तरह, बैठे रहो शांति से शांति। अब जो प्लास्टिक है, अच्छा ये तो प्रयास हो गए, इस सरकार के द्वारा किए गए प्रयास है, और गवर्नमेंट ने क्या प्रयास करा, और कोई प्रयास करा प्लास्टिक को, सरकार नई तकनीकों का विकास कर रही है। नई तकनीकों में कौन कौन सी? सरकार के द्वारा जो प्लाज्मा पायरोलिसिस है ना, पायरोलिसिस, क्या नाम है? प्लाज्मा पायरोलिसिस, पायरोलिसिस तकनीक है, घर जाकर पढ़ना इसके बारे में। दूसरा प्रयास है प्लाज्मा पीटी 2019 में सवाल पूछा है, प्लाज्मा पायरोलिसिस क्या हो? प्लाज्मा इस नाम को सर्च करना, ये तकनीक क्या है, इस तकनीक में हो क्या, इसे भी समझ लो। ये एक ऐसी तकनीक हो जब जो प्लास्टिक है ना, जो प्लास्टिक का वेस्ट हो, जब उसे किसी प्लांट में लेके जाया जाएगा, उस प्लास्टिक को ना गर्म करा जाएगा तो उससे ना गैस बनाई जाती है। दोबारा फिर समझ लो, प्लास्टिक को किसी प्लांट में लेके जाया जाएगा, उसे एक बर्तन के अंदर डालकर उसे गर्म करेंगे, गर्म करके उस प्लास्टिक को उसमें बदल देंगे गैस में। जब गैस में बदल देंगे तो गैस में बदलने के बाद उस जिस गैस में बदलेंगे उस गैस को हम कहते हैं सिन गैस। सिन गैस एक्चुअली कुछ नहीं है, मेथेन गैस हो, जो गोबर गैस हुआ मीथेन गैस, तो मीथेन गैस बनाई जाती है। उस मीथेन गैस का उपयोग करके हम बिजली बना सकते हैं। समझ आई बात? उस गैस को हम कई जगह उपयोग कर सकते हैं। बात समझ में आई है? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? इस सरकार के द्वारा प्रयास चल रहे हाल ही में इस तकनीक प्लाज्मा पायरोलिसिस। पीटी 2019 में सवाल पूछ चुका हो, प्लाज्मा पायरोलिसिस क्या हो? समझ में आया बात? या सही नाम देखोगे तो वहाँ समझ में आ जाएगा, जब पर्सन भी देखोगे, पर्सन साथ साथ देखो। प्लास्टिक प्रदूषण पढ़ रहे तो प्लास्टिक प्रदूषण के मेंस के सवाल देखो आया क्या, इस पर टच करता हुआ सवाल आएगा। दूसरा, प्लास्टिक जो प्रदूषण है ना, उसका पीटी में कौन सा सवाल आएगा, बार बार देखो, बार बार जितनी बार देखोगे इतनी बार तुम एक्सपर्ट्स हो जाओगे, गेस करना सीख जाओगे, माइंड सेट कर, माइंड पकड़ लोगे उसका। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन हो। सारा तो कभी भी नहीं आता क्वेश्चन, तो वही आने 4, 5, 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन, 15, 20 क्वेश्चन ही आने इसके एक सब्जेक्ट के। बात है रिवीजन की, ज़्यादा रिवीजन करेगा ज़्यादा बेनिफिट होगा उसे। अच्छा, ये सरकार के द्वारा किए गए प्रयास है। सरकार ने ये प्रयास कर दिए, 2022 की गाइडलाइंस जारी कर दी। तुम्हारा होमवर्क है 2016 के 2022 की गाइडलाइंस को तमीज़ से अध्ययन करना। होमवर्क तुम्हारा है, मैं बहुत सारा पढ़ा चुका, इतना प्रदूषण पढ़ा चुका मैं, तो प्रदूषण जिंदगी में समाप्त कर दिया, उसे रिवीजन भी तो करवाना पड़ेगा। समझ में आया बात? या अब दूसरे नंबर पर ये तो सरकार के द्वारा किए गए प्रयास है, और क्या क्या एफर्ट्स हो रहे। प्लास्टिक से क्या क्या बनाई जा रही है? तीसरे नंबर पर जो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक तो एनर्जी बनाई जा रही है, प्लास्टिक तो क्या बनाई जा रही, प्लास्टिक तो ऊर्जा बनाई जा रही, प्लास्टिक को ऊर्जा में कन्वर्ट करा जा रहा। सही बात है, प्लास्टिक को ऊर्जा में कन्वर्ट करा जा रहा। और गवर्नमेंट ने सिंगल यूज जो प्लास्टिक है ना, चौथे नंबर पर लिख सकते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उसको पूरी तरह बैन लगा दिया। सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने, लगा नहीं दिया। दूसरा, प्लास्टिक तो गवर्नमेंट एनर्जी बना रही है, ऊर्जा बना रही है। मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो दिखाता, तुम ग्रुप में वीडियो भेजूंगा। मैंने 3-4 वीडियो निकाल कर रख रखे थे, जो प्लास्टिक से क्या क्या बना रहे हैं। प्लास्टिक से ईंट भी बना रहे हैं, ईंट भी बना के तैयार कर रहे हैं प्लास्टिक का ईंट। अब एक सर 3-4 वीडियो भेजूंगा, आराम से शांति से बैठ कर देखना कि प्लास्टिक तुम बना क्या कर रहे हैं। समझ में आया बात? या उसके बाद सड़क भी बना रहे हैं, और साफ साफ कह दिया कि जो भवन बनाए जाएंगे ना, सरकारी भवन बनाए जाएंगे, उसमें जो ईंट इस्तेमाल होगी उसमें 25% ईंट है ना, वे इसकी प्लास्टिक वाली यूज़ करनी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। समझ एक बात, उससे किफ़ायती हो ना। मैं तुम देखिए जो टाइल बन के आ रही तुम्हारे यहाँ रोड पर बनी, प्लास्टिक यूज हो रखा है, इनमें सब प्लास्टिक यूज हो रखा है। जो टाइल बन रखी तुम्हारे यहाँ, जिस कंपनी में बनने ने, एक पलटा तो डाल लेंगे प्लास्टिक का, एक रेत का, एक कोरसेंट का, एक सीमेंट का, उसके अंदर मिक्स करेंगे, उसके फिर मजबूती पैदा हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो पानी इसके ऊपर पड़ेगा ना, उसे अवशोषित नहीं करने की, पानी प्लास्टिक पर तो ऐसे उतर जा, प्लास्टिक पानी को अवशोषित कर लेगा, नहीं करने का ना, तो उससे बेनिफिट है, कई मल्टीपल बेनिफिट है उसके। समझ में आई बात है? किफायती और लंबे समय तक चलेगी। समझ में आई बात? या इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई दिक्कत? अब प्लास्टिक को 4 हो गए,
पांचवा, प्लास्टिक को ना, जो प्लास्टिक है वो, प्लास्टिक से हम पता क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस, प्लास्टिक को गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब प्लास्टिक तो गैस में कन्वर्ट करके फिर बिजली बना रहे हैं। और तुम इसका वीडियो देखना जाकर, यूट्यूब पर सर्च करके प्लास्टिक से बिजली कैसे बनी जाती है, पूरा ही सब चीज़ समझ में आएगी। तुम समझ आएगी बात है, जरूर देखना तुम क्या कहा मैंने। वीडियो को ध्यान तो वहीं का वहीं रोको, पूरा वीडियो करेगा तभी तो हो होगा। प्लास्टिक से गैस कैसे बनाई जा रही है, कौन कौन सी गैस, पता है कौन कौन सी बननी, सिन गैस। कौन सी गैस, सिन गैस। और जब सिन गैस की बात करें ना, उसके अंदर मुख्य रूप से मीथेन हो, CH4, बहुत सारी गैसें हो, लेकिन मीथेन गैस हो उसके अंदर। मीथेन गैस कौन सी, मीथेन गैस। चलो तो प्लास्टिक था। ये प्लास्टिक को प्रबंधित करने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास, ये कौन कौन से प्रयास करे जा रहे हैं। अब सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, कैसे, मैंने तुमको सब बता दिए कि प्लास्टिक को कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास करे जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि माइक्रो प्लास्टिक क्या भला, माइक्रो प्लास्टिक किसे कहते हैं, कैसा हो माइक्रो प्लास्टिक। उसमें तुम्हें टाइम में फोटो भी दिखाने वाला हूँ। वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है, उसका आकार 5 माइक्रोमीटर से कम का हो, वो भी देख लो। लिख तो लोगे तुम सारा का सारा से जाकर, सब लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नहीं पूछा से ना, वो तकनीक से सवाल पूछा। इन्वायरमेंट में जो भी तकनीक होगी ना, यूज हो रही होगी, वो उसके लिए बहुत काम की, उस तो बार बार सवाल पूछेगा वो। और 2022 की गाइडलाइन से तमीज से पढ़कर रखो। और क्या है भाई, अब देखो माइक्रो प्लास्टिक क्या हो, माइक्रो प्लास्टिक को माइक्रो बीट्स भी कहते हैं। हाँ, माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीट्स भी कहते हैं। बीट्स भी कहते हैं, बीट्स क्यों, देखा माइक्रो प्लास्टिक कैसा हो, ऐसे इनका आकार हो, ये कैसा प्लास्टिक हो, इसका जो आकार है ना, 5 माइक्रोमीटर से कम का हो, 5 माइक्रोमीटर से कम। अब सोचो 5 माइक्रोमीटर से कम का होगा, 5 माइक्रोमीटर से कम का होगा ना, तो पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचागा, तुम्हारी तय है कि तुम्हारी खाद्य श्रृंखला में जाना ही जाना। अब मनुष्य खाद्य श्रृंखला में पहुंच गया ना, तो मनुष्य गया, फिर बचने वाला नहीं मनुष्य। ये कहाँ पाया जाएगा, कोलगेट देख क्या तुमने, कोलगेट जो सुबह उठ को कर रहे, उसमें माइक्रोबीट्स है। जो सुबह उठ को साबुन धो रहे हैं, मुंह साबुन धो रहे, उसमें माइक्रोबीट्स है। क्रीम पाउडर जो लगा रहे हैं, लिपस्टिक वगैरह, सब में माइक्रोबीट्स है ना। दिखाता हूँ मैं, माइक्रोप्लास्टिक्स, MI। दिख रहा तुम, सर्फ देखा, सर्फ माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक। या मछली थी देखो, मैंने तुम्हें कहानी सुनाई थी पिछले वाली क्लास में। और देखो मछली थी वो, देखो ये पक्षी था, इसके अंदर प्लास्टिक कैसे भर चुका। ये प्लास्टिक ना समुद्र को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, पूरा समुद्र खराब कर दिया इस प्लास्टिक ने, जो माइक्रो प्लास्टिक का खास कर, जो माइक्रो बीट्स समुद्र को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सारे नदी नाले के राष्ट्र में जाकर कहाँ मिलने हैं, समुद्र में। तो जो हमारा समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है ना, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्र को हो रहा है हमारे। इसलिए यूपीएससी ने सवाल पूछा था यही कि सबसे ज़्यादा नुकसान माइक्रो बीट्स तक किसे हो रहा है, समुद्र को हो रहा है। 2011 के आसपास सवाल था। देखो सब इनके अंदर से क्या निकल रहा है, प्लास्टिक खा रहे हैं। अभी दिखाता हूँ तुम्हें इसका आकार कैसा कैसा हो, कहाँ कहाँ से पाया जा रहा है। देखो सब माइक्रो प्लास्टिक्स है, ये सब माइक्रो प्लास्टिक्स है। ये माइक्रो प्लास्टिक कहाँ तक आया हो, तुमने भेजा। इस टाइप का हो, इतना बारीक हो। आज जो हम ठागा फेस वॉश मुंह पर रगड़ना स्टार्ट कर दिया ना, वो नदी नालों के माध्यम से सीधा समुद्र में पहुंच रहा है।
और हमारा जो समुद्री पारितंत्र, जो हमारा समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र, जो वहाँ की जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह समाप्त हो रही है, पूरी तरह डीके हो चुकी पूरी तरह, पूरे समुद्र की जो पारिस्थितिक तंत्र है हमारा। बात समझ में आई है? और लंबे समय तक वो हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और समुद्र के लिए सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। अगर समुद्र की जैव विविधता नष्ट होगी ना तो तुम सब मारे जाओगे। ये मैं बात सीधी तरह दिखाऊंगा तुम आगे जाकर। बात समझ में आई है? माइक्रोबीट्स किसे कहते हैं, समझ में आई बात? या तो माइक्रोबीट्स के बारे में पढ़ना तुम। माइक्रोप्लास्टिक किसे कहते हैं ये भी तुम्हारा होमवर्क अच्छी तरह सर्च करके। माइक्रोप्लास्टिक से जो भी काम दिया जाए ना तुम ये तो सर्च कर ले करो, नहीं तो फिर गवर्नमेंट ने पूरी तरह बैन कर दिया सर। पता क्या कहा गया? गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा कि जो तुम ये बेच रहे ना तुम, ये फेस पैक, फेस वॉश, साबुन बेच रहे, इन पे इको मार्क का चिन्ह लगाओ। बताओ ई का चिन्ह लगाओ, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है नहीं है? वही सामान बिक सकेगा भैया। जितने भी तुम आसपास सामान देखोगे जिसके अंदर तुमको लग रहा है प्लास्टिक, उस पर ई का चिन्ह बना होगा, ये इको फ्रेंडली। अगर वो इको फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण के साथ मित्रता संबंध रखता होगा वो, इसका मतलब उसको बैन कर दिया जाएगा, साफ साफ कह दिया गया। समझ बात? जागरूक करो लोगों को, बताओ कि इको फ्रेंडली नहीं है, तो जो इको फ्रेंडली नहीं होगा ना तो उस पर इस तरह का चिन्ह बनाया जाएगा। इसे यूज नहीं कर सकते तुम, क्रॉस लगा हुआ मिलेगा तुम्हें, जो इको फ्रेंडली नहीं होने का। बात समझ में आई बात है? ढंग से देखो करो पदार्थ को लिखते हुए, उसके चारों तरफ पलट पलट कर देखा करो। समझ में आया बात? या मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाऊँ ना तो जो मेरे हाथ में कुछ भी चीज़ आओ ना उसे पलट कर 4 बार देखूंगा मैं। क्यों देखूंगा? मुझे पता ना उसके बारे में, पहले पढ़ कर बैठा हुआ। और जो बेच रहा या बेचने वाला उन्हें किसी कुछ नहीं पता क्या पढ़ रहा बैठा हुआ। वो चीज़ मुझे पता, वही तो चीज़ मुझे यूनिक बनागी। समझ में आया बात? क्या रास्ते में कहीं जा रहे हैं ना, किसी के साथ घूमने जा रहा है, मान लिया लड़की करूँ किसी के साथ मार्केट में घूमने जा रही, इसे दिखाई दिए 3 डब्बे, 2 डब्बे दिखाई दिए, एक हरा, एक काला, एक नीला, एक पीला। नगर निगम का देखा ले जा रहे थे, ये देखो क्या लेके जा रहे हैं। याद आ जाना चाहिए सारा, पढ़ाई यही तो हो। बात समझ में आई है? तो माइक्रो प्लास्टिक पढ़ लोगे। और क्या हो रहा प्लास्टिक के बारे में? जापान के जो वैज्ञानिक है ना, प्लास्टिक को डिकम्पोस्ट करने के लिए 2 प्रकार के बैक्टीरिया की खोज करी जापान के वैज्ञानिकों ने। और दोनों बैक्टीरिया का नाम बोर्ड पर लिखने जा रहा हूँ, हो सकता कभी कोई यूपीएससी सवाल को पूछ रही है क्या बलाए। तो 2 एक प्रकार के ये क्या जीवाणु हुई, समझ में आई बात? या जो बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया पता कौन से, ये प्लास्टिक को डिकम्पोस्ट कर देंगे। नाम लिखने जा रहा हूँ, जापान के वैज्ञानिकों ने दो उसकी खोज करी जीवाणुओं की, जो प्लास्टिक को डिकम्पोस्ट करते हैं, प्लास्टिक को अपघटित करते हैं, गला सकते हैं। ONELLA, इस तरह का नाम मिल जा कुछ है क्या एक प्रकार का? ये एक प्रकार का जीवाणु जो प्लास्टिक को गला सकता, अपघटित कर सकता। याद रखना इसका नाम। दूसरा बैक्टीरिया प्लास्टिक को खा जाएगा, वो सबसे बड़ी खाद प्लास्टिक को खा जाएगा, अपघटित कर देगा। ENISIS, ये 2 बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जो प्लास्टिक है ना उसका अपघटन कर देंगे। बस नहीं, विश्वास के साथ नहीं सर्च करके लिखे करो, जब हकीकत में है नहीं आए हो। क्योंकि मेरे लिखने में गलती हो सके, वहाँ सर्च करके खुद लिखने में तब गलती नहीं हो सकती। मेरा काम मैंने पहले ही बता दिया, मेरा काम दिशा देना सिर्फ। तुम्हारा पढ़ना तुम्हारा काम है, पढ़ना पड़ेगा इतना। एक बार पढ़ो बैठ कर जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत? इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई तो हमारा प्लास्टिक प्रदूषण था ये हुआ समाप्त। कोई दिक्कत? पढ़ लोगे इतना? ठीक। प्लास्टिक प्रदूषण का मैं 1-2 वीडियो और भेज सकता हूँ, उसमें तो जितना कंटेंट काम का होगा मैं बता दूंगा, लेकिन इतना पढ़ना पड़ेगा जितना मैंने तुम्हें बता दिया। ये प्लास्टिक प्रदूषण था हमारा, ये गाइडलाइंस थी, जो हुआ प्लास्टिक को लेकर मैंने तुम्हें सब बता चुका। मैं माइक्रोबिट्स क्या हो, माइक्रो प्लास्टिक क्या हो, माइक्रो प्लास्टिक हमें कैसे नुकसान पहुंचा रहा है वो सब बता चुका। अब हम क्या करेंगे कल को, पर्यावरण जो पारिस्थितिकी है ना, जो ओरिजिनल चीज़ है उसकी, पर्यावरण है क्या चीज़, पारिस्थितिकी क्या हो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो, खाद्य श्रृंखला क्या हो, पिरामिड क्या हो, समझ बात? या ठीक, वेब जाल क्या हो, नाइट्रोजन चक्र क्या हो, कार्बन चक्र क्या हो, सल्फर चक्र क्या हो। इन तो बहुत सवाल पूछे आने वाले कुछ दिनों में मेरे साथ ये अध्ययन करने वाले। छुट्टी नहीं रखने का मैं पहले बता रहा हूँ, लेकिन काम करके लेगा जो ज्योति में दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वाहा।